इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कहानी उन देशों की गुलामी की जिन्होंने हमें गुलाम बनाया। उस अंग्रेजी हुकूमत के गुलाम जो हम इतने सालों तक रहे, वो यूरोपियन कंट्रीज भी कभी अपने हकों की लड़ाई लड़ रही थी? क्या आप सोच सकते हो? ये कहानी है ब्रिटेन, इटली, फ्रांस, ग्रीक, जर्मनी जैसे देशों की, उनकी आजादी की लड़ाई की। कैसे छोटे तबके के लोग ऊपर उठ के आते हैं, अपने हकों की बात करते हैं, अधिकारों की बात करते हैं और बड़े बड़े राजाओं का शासन उठा पटक कर देते हैं। जो मिडिल क्लास आज हर एक चीज से जूझ रही है, कैसे वो मिडिल क्लास उत्पन्न हुई, पैदा हुई यूरोप में, कैसे उन्होंने अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ी। या फिर हम बात करेंगे इस चैप्टर में उस फीलिंग के बारे में कि एक नेशन स्टेट बनने के बाद कैसे पावर का नशा आपके सर इस कदर बोलने लगा कि आप आपस में ही लड़ने की तैयारी शुरू कर लेते हो, और इसका अंजाम है वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध। तो हम इस चैप्टर में ये सब बातें पढ़ने वाले हैं। आप लोग मेरे साथ बने रहिए, चलते हैं इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आई वेलकम यू ऑल टू इन्फिनिटी लर्न। आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर कीर्ति बेरवाल। और आज हम बच्चों इस लेक्चर में, या फिर वो लोग जो देख रहे हैं जिनको वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़नी है, या फिर मेरे प्यारे प्यारे बच्चे क्लास 10th के जिनके बोर्ड्स आने वाले हैं, बोर्ड्स की क्लास में हो आप, ठीक है, तो या फिर कोई जनरल एंथुजियास्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री का, तो ये चैप्टर उन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ से एक आप समझ लो एक रूपरेखा डिसाइड होती है। मतलब आप एक फॉर्म, शेप, कुछ कॉन्टेक्स्ट समझना चाहते हो तो आप यहाँ से समझ सकते हो। क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री में ना बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट रोल जो रहा है वो फ्रांस का रहा है। क्योंकि हमने बहुत सारे रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ हुए, या फिर जो फ्रीडम की बात हुई, राइट्स की बात हुई, इक्वालिटी की बात हुई, जो मॉडर्नाइजेशन सोसाइटी में आई है ना, जो आज हम मॉडर्न सोसाइटी में रह रहे हैं, वो सारी चीज़ें फ्रांस से शुरू हुई है। और जनरली भी हमारी जो हिस्ट्री है वो यूरोसेंट्रिक रही है, क्योंकि यूरोप से स्टार्ट हुए थे सारे आइडियाज़। कॉलोनाइज भी यूरोपियंस ने किया था सबसे ज़्यादा। तो वो जो स्प्रेड ऑफ आइडियाज़ है या इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री है, मेजरली वहीं से उठ के आई थी। उसके बाद ऑफ कोर्स फैक्ट्स, देखो फैक्ट्स रहते हैं, पर हिस्ट्री में क्या होता है, इंटरप्रिटेशन बहुत होती है। बहुत लोग आए, बहुत लोगों ने अलग अलग फैक्ट्स को अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, अपनी इंटरप्रिटेशन दी, उसके बेसिस पे भी हिस्ट्री लिखी जाती है। बट हम एनसीईआरटी के हिसाब से ही पढ़ेंगे, मेजरली हम फैक्ट्स की बात करेंगे। और कोई हमें बोझ नहीं लेना है वर्ल्ड हिस्ट्री को ना, लोग डर जाते हैं वर्ल्ड हिस्ट्री से, तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड वो होगा टॉपिक, हम पता नहीं कैसे समझेंगे। पर आपको एक्चुअली मैं एक बात आज फैक्ट बता दे रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री को पहले पढ़ोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें आज सोसाइटी में क्या चल रहा है उससे भी रिलेट कर पाओगे। क्योंकि होता क्या है ना, एक सोसाइटी जब इवॉल्व हो रही होती है, जैसे एक समाज, एक सोसाइटी, जैसे इंडिया एज अ सोसाइटी लगा लो, फ्रांस एज अ सोसाइटी लगा लो, जब वो लोग इवॉल्व हो रहे थे ना, आगे बढ़ रहे थे, तो उस प्रोसेस में क्या होता है कि बहुत सारी उठापटक होती है, आइडियाज़ नए पुराने आएंगे, उनमें क्लैश होगा। फिर क्या होता है, पुराने वाले अपना रूल इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वही जिसने पावर का स्वाद एक बार चख लिया उससे छूटता नहीं है, ठीक है। तो वही वाली बात है, लहू मुंह लग गया। तो और जो नए लोग हैं जो सफ़र कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं कि हमारे राइट्स हमें मिले, ठीक है, वो लड़ाई कर रहे हैं, बगावत कर रहे हैं, तो क्या होता है, एक तो जो आदमी राज कर चुका होता है, जो पावर में होता है ना, वो क्लास कभी भी छोटा ही मानती है अपने से दूसरी वाली क्लास को, जो सप्रेस्ड है, जिनको उन्होंने, जिन पे ऑपरेशन किया है, ठीक है, जिनको राइट्स नहीं दिए, तो वो कभी भी देना नहीं चाहते, वो चाहते नहीं है कि हम पैरिटी पे आए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप समझ लो। इस पे बहुत सारी बगावतें हुई हैं, वो चाहे इंडिया हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे अमेरिका हो, ऐसे ही क्लैशेस के साथ आइडियाज़ भिड़ते हैं, लोग अलग अलग पावर में आने की कोशिश करते हैं, और एक फिर बहुत पीरियड ऑफ टर्मोइल के बाद, मतलब बहुत सारी अशांति के बाद एक ऐसा टाइम पीरियड आता है जो
बेटर होता है राइट्स की टर्म्स में भी, और लोगों का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो रहा होता। जो लोग पहले सप्रेस कर रहे थे वो लोग ऐसा अब नहीं कर पाते हैं। एक फेयर सोसाइटी पाने की हम कोशिश करते हैं, या फिर जनरली भी, ये तो मैंने आपको पॉलिटिकल स्ट्रगल बता दिया, हिस्ट्री के उस पर्सपेक्टिव से बता दिया। अगर हम सोसाइटी में भी बात करें, देखो जैसे पहले पर्दा सिस्टम था, एजुकेशन नहीं थी गर्ल्स की, तो जब हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव करते हैं तो उसमें होता क्या है ना गाइस, तो उसमें टाइम लगता है, एफर्ट लगता है बहुत। एक दिन में वो चेंज कभी नहीं आता है, और वो चेंज एकदम से भी नहीं आता है। बहुत सारी राइट्स आपको दिए जाएंगे, फिर वापस ले लिए जाएंगे, ऐसे बहुत सारी चीजें होंगी। तमाम चीजों के बाद हम एक उस स्टेज पे आते हैं, जैसे आज हम जिन चीजों को देख पा रहे हैं कि विमेन आर फ्री टू रोम अराउंड, पर्दा सिस्टम नहीं है, सती प्रथा नहीं है, वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं, इक्वल वेजेस का राइट है विमेन को। ये मैं सिर्फ एक पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ, सोसाइटी इन जनरल, ये जेंडर के पर्सपेक्टिव से इवोल्यूशन बता रही हूँ मैं। तो जैसे जैसे हम मॉडर्नाइजेशन की तरफ मूव करते हैं, उस बीच में बहुत सारा सोसाइटी में इन जनरल भी स्ट्रगल रहता है। और क्या है दूसरी बात इसमें आप समझना चाहोगे, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट से रिलेट करना चाहोगे। जो ये यूरोपियन सोसाइटीज थी, ये पहले मॉडर्नाइज हो चुकी है, इनमें पहले ये आइडियाज आ गए थे, इनमें पहले बगावत शुरू हो चुकी थी, पहले लड़ाई लड़ी उन लोगों ने राइट्स की, फिर वहां से और जगह ये आइडियाज स्प्रेड हुए और लोगों ने सीखा। वही ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पलटता है, तो वैसे ही तो लोग बोलते हैं कि अगर ये लोग लड़ सकते हैं अपने अधिकारों के लिए, तो भाई हम में कौन सी कमी है, हम क्यों नहीं लड़ सकते हैं, हम थोड़ी इनसे कम है। क्योंकि वही बात है, जहां राज शासन था, राजा थे, किंग्स थी, मोनार्कीज थी, तो वहां हर कोई किंग फेयर नहीं होता था। अपनी पावर को हमेशा आदमी एक्सप्लॉइट करता है, इसीलिए बोलते हैं ना, पावर करप्ट्स यू। तो यही हिस्ट्री है हमारी मेजरली, इसी तरह से हमने स्ट्रगल्स किए। उसमें वही स्टोरी है, बेसिक आइडिया देखो यही है, उसमें नए नए कैरेक्टर्स आते जाएंगे, लोग जुड़ते जाएंगे, कोई चला जाएगा स्टोरी से, कोई क्लास क्रिएट होगी, कोई क्लास खत्म होगी। तो यही सारी वर्ल्ड हिस्ट्री है। तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं स्पेसिफिक चैप्टर के उससे रह के, और इसमें मैं थोड़ा थोड़ा आपको अपनी 9th क्लास का भी याद दिलाती रहूंगी। और जैसे कि मैंने अपनी प्रेपरेशन की हुई है यूपीएससी की, मैंने अपने एग्जाम टाइम पे जो चीज़ें लिखी हैं, पढ़ी हैं, उसकी नॉलेज में कंट्रीब्यूट करना चाहूँगी इस वीडियो में। ठीक है, दूसरा, क्योंकि आपको क्या होता है, आप सिर्फ एक चैप्टर के उससे पढ़ रहे हो, मैंने पूरी पिक्चर देख ली है, तो मैं आपको बिल्कुल आराम से वो आइडिया दिखा सकती हूँ कि यार ये नाम ना अचानक से नहीं आ गया, इसका ये रोल था यहाँ पे। ठीक है, दूसरा, आई हैव डन माई मास्टर्स इन सोशियोलॉजी, तो सोशियोलॉजी में वर्ल्ड हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट रोल रहता है, तो मैंने उस पर्सपेक्टिव से भी चीजें देखी हैं, पढ़ी हैं, तो मैं आपको बड़ा प्यार से लॉजिक के साथ सारा चैप्टर आराम से करा दूंगी। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी इम्पेशेंट नहीं होगा। आई होप आप सब ये वीडियो लास्ट तक देखोगे, एंड टेक 1 सेकेंड एंड गो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए, क्योंकि मैं आपके लिए लेके आती रहूंगी, आपकी लाइफ आसान बनाती रहूंगी, और हिस्ट्री तो डेफिनेटली एक स्टोरी की तरह हम पढ़ लेंगे। तो चैप्टर का नाम जैसे आप देख सकते हो, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। ठीक है, तो बेटा पता है बात क्या है कि नेशनलिज्म की फीलिंग ना हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे किस पर्सपेक्टिव से, पहले तो यूरोपियन पर्सपेक्टिव से, बट मैं आपको एक और चीज यहाँ पे बोलूंगी। देखो, इंडिया की कहानी सबने सुन रखी है, अगर पढ़ नहीं रखी है तो हमें आज़ादी का पता है कि हमने एक स्ट्रगल लड़ा, एक लड़ाई थी आज़ादी की। ठीक है, बहुत स्ट्रगल किया हमने उस फेज में। तो जो ये कॉन्सेप्ट्स है ना, आपका जो चैप्टर 2 है, इससे भी रिलेट करके आप पढ़ना, क्योंकि सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, कुछ भी ऐसे नहीं है ये इधर का उधर का। एक चीज पढ़ोगे 5 बातें इसमें अपने आप ऐड होती जाएंगी। आपको जब ये पता चलेगा ना कि यार लड़ाई कैसे शुरू होती है, क्या चीजें, क्या आइडियाज यूज करते हैं लोग, किस तरीके से लोग लड़ते हैं एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ, ठीक है, ऑपरेशन के खिलाफ, तो आपको वो आगे जाके चीजें, वो चाहे यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट में हो, चाहे वो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में हो। देखो, साल बदलता है, डेट बदलती है, जगह बदलती है, कहानी बदलती है, पर रीजंस जो होते हैं ना बच्चों, वो सेम रहते हैं। मतलब यहाँ पे मान लो कोई एक्स नाम का बंदा ऑपरेस कर रहा है, इंडिया में कोई वाई नाम का बंदा ऑपरेस कर रहा था, पर मोटा मोटा अगर आप देखोगे ना, अगर आप वाइड पिक्चर देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि यार ये लॉजिक तो सारा सेम है।
चाहे वो नेशनलिज्म की बात यूरोप में हो या इंडिया में हो, ठीक है। तो अब राइज कैसे स्टार्ट हुआ नेशनलिज्म का यूरोप में, ये पढ़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि यूरोसेंट्रिक हिस्ट्री है हमारी, यूरोपियन मेजरली मॉडल रहा है जिसको और देशों ने फॉलो किया है। वहीं से बात आई थी ये लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ऐसे ऐसे आइडियाज़ के। फिर वो ट्रैवल की बातें लोगों ने, कुछ चंद लोगों ने उनके बारे में पढ़ा, उनके दिमाग में एक विचार आया, क्रांति पैदा हुई, उन्होंने लोगों के मन में क्रांति पैदा की और फिर और कंट्रीज में भी स्ट्रगल होता रहा। तो ऐसे ऐसे आप देखोगे वर्ल्ड हिस्ट्री के लेवल पे कि कौन कौन से देश पहले आज़ाद हुए, फिर कौन कौन सी कंट्रीज लेटर ऑन फ्रीडम मिली, उनको इंडिपेंडेंस मिली, राइट्स मिले, ठीक है। तो ऐसे ही हमारी सारी फॉर्मेशन होती है। कहानी है बच्चों पूरी, जो अपनी अर्थ पे कंट्रीज है ना प्लैनेट पे, सबकी एक कहानी है और सबकी कहानी कहीं ना कहीं बहुत सिमिलर है। तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि कैसे नेशनलिज्म की भावना, वो फीलिंग पैदा हुई यूरोप में। यही हमें इसमें पूरा पढ़ना है, ठीक है। तो अब आपका जो चैप्टर स्टार्ट होता है ना, आपका स्टार्ट ही इस पेंटिंग से होता है बच्चों चैप्टर, ठीक है। आई थिंक सबको डर ही लग जाता है ये पेंटिंग देख के, मेरे को बहुत ऐसे लगता है लोगों को, क्योंकि वही बात है, एक तो मैं बोलूँ कि बेटा एक राम था एक शाम था, कहानी है सन 2020 की और ये हुआ, उनकी फैमिली में इतने लोग थे, वो ईजियर तरीका है। बट इसमें ना क्यूरियोसिटी आपकी इन्वोक करती है, जो एनसीईआरटी है वो आपको क्या बनाती है, क्यूरियस, ठीक है। तो जब बच्चा पेंटिंग देखेगा ना, आप देखोगे वो कुछ कहना चाह रहे हैं, कोई जो फेमस आर्ट है उसके थ्रू आपको कोई बातें बताना चाह रहे हैं। अब ये एक पेंटिंग है, एक बंदे ने बना दी, ईयर था, इसको भी हम कहानी की तरह पढ़ेंगे, सन 1848, 1848 में 4 पेंटिंग्स बनाई। मैं बोलती हूँ मेरी क्लास में कोई लड़की है, नाम लगा लो सेजल, प्रिया, कुछ भी, ठीक है, उसने 4 पेंटिंग्स बनाई है, ठीक है, सेम ऐसे ही है। अब वो इंडिया से है, किसी स्पेसिफिक स्टेट से होगी। ऐसे ही वहाँ पे एक फ्रांस में फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोर्यू। क्या नाम था उनका? फ्रेडरिक सोर्यू। 1848 में उन्होंने 4 प्रिंट्स बनाए, 4 पेंटिंग्स बनाई। उनमें से एक पेंटिंग ये है हमारे पास। हम इस पेंटिंग को देखना, कुछ नहीं आपको चैप्टर के बारे में सोचना है, स्टोरी के बारे में सोचना है, वो मैं कराऊंगी, बस आराम से आप मजे लो, देखो क्या हो रहा है यहाँ पे। उन्होंने एक पेंटिंग बनाई, 4 पेंटिंग्स में से एक पेंटिंग उनकी ये थी, ठीक है, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, अ प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोर्यू, 1848। फ्रेंच आर्टिस्ट फ्रेडरिक सोर्यू, ईयर 1848। उन्होंने एक ड्रीम जैसी पेंटिंग बनाई कि कैसा होगा अगर पूरे, मतलब जैसे ये नेशंस है, जो ये लोग हैं, ये नेशंस रिप्रेजेंट कर रहे हैं अलग अलग। देखो आप यहाँ देख सकते हो कि ये डिफरेंट डिफरेंट पीपल हैं, इनके हाथ में फ्लैग्स हैं अपनी अपनी कंट्री के। तो ये लोग नेशंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। ये पूरी देखो यहाँ तक, अगर आप देखोगे ऐसे करके ये यहाँ तक लाइन जा रही है लोगों की। अब होता क्या है, इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि एक वर्ल्ड जिसमें हम फ्रीडम के लिए, राइट्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड इकट्ठा आ रहा है उन चीज़ों पे लड़ने के लिए। अब देखो कोई भी लड़ाई होगी तो उसको आइडिया कौन देगा, उसको बढ़ावा कौन देगा, सबसे पहले आगे कौन आएगा? तो फॉलो लोग लीडर को करेंगे जो या तो वो आज़ादी पा चुका है या फिर जिसको इन चीज़ों में लड़ने के लिए, जिनको आइडिया है कि कैसे करनी है चीज़ें, ताकि बाकी लोग उनको फॉलो कर सकें, राइट। तो यहाँ पे कुछ नेशंस हैं, ये देखो, ये है हमारा स्टैचू ऑफ लिबर्टी। क्या है बच्चों? स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। मैं आपको विजुअली आइडिया दे देती हूँ ये, और ये पेंटिंग आपको याद रखनी है, आपको इसके बाद दिक्कत आएगी नहीं। यहाँ पे देखो जीसस क्राइस्ट की फोटो लगाई है, ठीक है, एंजल्स हैं ऊपर, पूरा ऐसे दिखाया है, देवी देवता गॉड टाइप की फिगर्स हैं। यहाँ पे लोग दे आर मार्चिंग पास्ट, आगे बढ़ रहे हैं किसके? स्टैचू ऑफ लिबर्टी के। स्टैचू ऑफ लिबर्टी को एक
फिगर माना गया है जिसके एक हाथ में क्या है, टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है कि वो प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश आपके ऊपर आ रहा है। दूसरे हाथ में चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजन, मैन है कि आपके क्या क्या राइट्स होने चाहिए, ठीक है। तो इसको एक वो फिगर डिवाइन, मतलब वो बहुत एम्पावर्ड फिगर माना गया है कि ये एक प्रतीक है इस चीज का कि क्या आपके ज्ञान का, मतलब टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट है कि आपको वो प्रेरित कर रहे हैं कि अपने हक के लिए लड़ो, आपके अंदर ये आइडियाज आए, ठीक है। इनको बहुत रिस्पेक्टेबल फिगर एक माना गया है। ऊपर से आशीर्वाद आ रहा है भगवान का, ठीक है, यही डिवाइन फिगर्स का कि आप और आगे बढ़ो अपनी इस लड़ाई में, हम आपके साथ हैं, आप सही राह पे चल रहे हो एक तरीके से। ये सारे नेशंस हैं, ठीक है। इसमें जो आगे नेशंस हैं वो कौन से हैं बच्चों, वो ऑफ कोर्स वो नेशंस होंगे जो इस टाइम तक इंडिपेंडेंस पा चुके होंगे, आज़ादी देख चुके होंगे, उन्होंने लड़ लिया है अपने हक के लिए। तो लीड कौन कर रहे हैं, मार्च पास्ट कर चुके हैं जो, वो नेशंस हैं यूएसए और स्विट्जरलैंड। उसके बाद हमारे पास नेशंस आएंगे कौन से, यहाँ पे फ्रांस, और क्या बोलते हैं राइटर, क्या दिखाना चाह रहे हैं, उनको फॉलो कर रहे हैं फ्रांस और कौन सी दूसरी कंट्री, जर्मनी। फ्रांस में बात उठ चुकी थी, बगावत स्टार्ट हो चुकी थी, और उस टाइम पे क्या हो रहा था, जर्मनी भी ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग इंडिपेंडेंट था, ठीक है। वहां पे बिल्कुल तड़कती भड़कती लड़ाई हो रही थी आज़ादी के लिए, हक के लिए, ठीक है। लोगों का खून उबल रहा था कि भाई हमें तो चाहिए अपने हक, ठीक है। फिर और नेशंस हैं ऐसे ही बच्चों जो फॉलो कर रहे हैं, उनके फुटस्टेप्स पे चल रहे हैं, उनके कदमों पे चल रहे हैं कि हमें भी इस राह की ओर अग्रसर होना है। वी ऑल्सो वॉन्ट टू मूव फर्दर इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन, जहां पे हमें क्या मिले, हमें अपने राइट्स मिले, हमें लिबर्टी मिले, इक्वालिटी मिले, फ्रेटर्निटी हो, भाईचारा हो, एक कॉमन उस पे बॉन्ड करें, हम सब लोग आगे बढ़े, डेवलप्ड नेशंस बने, ठीक है। डेवलप्ड नेशंस इकोनॉमिकल उसमें नहीं, तरक्की करें, मॉडर्न हो हम, वो दबे कुचले बिछड़े लोग ना रहें। अब यहाँ पे जो फोरग्राउंड है, देखो ये जो नीचे वाला एरिया है, इसको फ्रंट में इसको बोलेंगे फोरग्राउंड। देखो ये क्या होता है, फोरहेड फ्रंट में, बैकग्राउंड पीछे, ठीक है। तो जो फ्रंट में है यहाँ पे बच्चों पढ़े हैं कुछ ताज है, मतलब ये एक इंडिकेशन है कि वही ताज उछाले जाएंगे, राजाओं को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा राज शासन उनका, क्योंकि क्यों, वो बहुत ज्यादा ऑप्रेस करते थे लोगों को कि अब हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की नहीं चाहिए, हमें ऐसा राजा नहीं चाहिए जो हमें ही दबा रहा है, हमारे ही अधिकार हमसे छीन रहा है, हमें खाना नहीं मिल पा रहा है टाइम पे, ठीक है, महंगाई बढ़ती जा रही है। तो ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है, हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो यही पूरी इंटरप्रिटेशन है। फोरग्राउंड में क्या है, ये शैकल्स है, रिमेन्स हैं, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की इंस्टीट्यूशंस के, राज शासनों के, ठीक है, दब यहाँ तोड़ फोड़ कर दी गई है। लोग बोल रहे हैं कि हम अब पावरफुल हैं, हम लड़ेंगे अपने हकों के लिए, अपनी हक की लड़ाई हम शुरू करेंगे, ठीक है। अब जैसे आप अपने घरों पे जाते हो, बगावत शुरू कर देते हो कि मुझे तो ये चाहिए चाहिए, 9th क्लास में हो, मेरे को आईफोन चाहिए, तो वो वाली लड़ाई नहीं लड़ रहे थे यहाँ पे लोग। यहाँ पे लोग असली मुद्दों पे लड़ाई कर रहे थे, ठीक है। और जनरली भी क्या होता है बच्चों, कुछ पेरेंट्स होते हैं बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, बहुत लिबरल होते हैं, उनको नहीं इतने रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं बच्चों पे। कुछ, हर किसी की पेरेंटिंग का तरीका अलग है, कुछ लोग थोड़े रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, थोड़े पुरानी सोच के भी हैं, ठीक है। अपना अपना सोसाइटी का इन्फ्लुएंस होता है, बैकग्राउंड होता है, हर किसी का अपब्रिंगिंग होती है, ठीक है। पर आप जो सही चीज़ें हैं, सही चीज़ें भी, क्योंकि मॉडर्न जनरेशन है, वो लोग पिछली जनरेशन के हैं, तो उनको एक बीच रास्ते पे आना पड़ता है। ना तो वो अपनी ही चला सकते हैं आज के ज़माने में, पर ना बच्चों के ही सुन सकते हैं। हम 9th क्लास में बोल रहे हैं आईपैड दिलाओ, आईफोन दिलाओ, ये सब भी तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होता है, आपको कुछ अपने उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ती है, तो थोड़ा आप आते हो, थोड़ा वो आगे आते हैं, तो एक बीच का जो रास्ता डिसाइड करते हैं ना कि चलो थोड़ी आपकी सुन लेंगे, थोड़ी आप हमारी सुन लो, उसमें टाइम लगता है। क्योंकि वही घरों पे लड़ाई, रोज खाना नहीं खा रहा हूँ मैं, पेरेंट्स बात नहीं कर रहे हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है, बट फाइनली वो भी आपकी बात समझते हैं और आप भी उनकी बात समझते हो। ऐसे ही बहुत सारे कंट्रीज में भी ऐसा ही होता था कि बहुत उठापटक हुई, लड़ाइयाँ हुई, ठीक है, स्ट्रगल्स हुए, बहुत सारी रेवोल्यूशंस हुई, बट फाइनली हम एक ऐसी स्टेज पे पहुंचते हैं जो बैलेंस्ड है, कि मॉडर्न वर्ल्ड को भी लेके चल रही है,
पिछले प्री मॉडर्न वर्ल्ड से भी कुछ आइडियाज अपने साथ लेके चल रहे हैं, ठीक है। ये सिर्फ पेंटिंग से रिलेटेड मैं आपको बात नहीं बोल रही हूँ। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं क्या है इसमें। देखो यहाँ पे आपके लिए नोट्स हैं। 1848 में फ्रेंच आर्टिस्ट थे हमारे फ्रेडरिक सॉर्यू। ही क्रिएटेड 4 प्रिंट्स इमेजिनिंग अ वर्ल्ड ऑफ, उन्होंने सोचा कि जो एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड होगा, सोशल रिपब्लिक्स का वर्ल्ड कैसा होगा, कि हमारा उसमें जो लीडर है, हेड ऑफ द स्टेट है, वो चोजन है, मतलब लोग चूज करेंगे, और एक हेड ऑफ स्टेट होगा जो कि क्या होगा, बहुत जस्ट होगा, मतलब फेयर तरीके से काम करेगा, और वो चोजन बाय पीपल होगा, इलेक्टेड होगा, ठीक है। तो वो उन्होंने इमेजिन किया। अब लोगों को तो राइट तभी मिलेगा ना इलेक्ट करने का, जब अग्री करेंगे पहले जो लोग रूल कर रहे हैं कि वो, उनको इतनी पावर है, उनके पास इतने राइट्स हैं कि वो अपना लीडर खुद चूज कर सकते हैं। तो ऐसा एक उन्होंने वर्ल्ड इमेजिन किया। इसमें दिखाया क्या गया है कि यूरोप और अमेरिका के लोग क्या कर रहे हैं, वही हमने देखा था पेंटिंग में। दे आर मार्चिंग पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी। स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसका प्रतीक है, कैसे मसीहा जैसा माना गया है, फ्रीडम, आजादी और राइट्स का, ठीक है। तो लिबर्टी इज शोन एज अ फीमेल फिगर, ठीक है, विद टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट। जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी है वो एक फीमेल फिगर की तरह रिप्रेजेंट किया है। चार्टर ऑफ राइट्स है ऑफ मैन। देखो यहाँ पे मैन क्यों है ये भी जानना बहुत जरूरी है। उस टाइम तक वुमेन के राइट्स पिक्चर में नहीं थे। इट वाज स्टिल अ वेरी कंजर्वेटिव और बहुत पेट्रियार्कल, पितृसत्ता सोच की और बहुत ही पिछले विचारों वाली सोसाइटी थी। अधिकारों की तो बात हो रही थी पर विमेन की बात नहीं हो रही थी यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या माना गया है, लिबर्टी को एक फीमेल फिगर की तरह शो किया गया है विद टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट एंड चार्टर ऑफ राइट्स। एक हाथ में टॉर्च है वो जो बोल रही है अपनी आज़ादी के लिए, वो प्रकाश आपके ऊपर डाल रही है कि जगो, उठो, परिश्रम करो, अपनी आज़ादी पाओ, और एक में चार्टर ऑफ मैन है, राइट्स ऑफ मैन। ब्रोकन सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट रूल लाई इन द फोरग्राउंड। आगे पड़े हैं वही ताज उछाल दिए गए, गिरा दिया गया शासन। इस क्या दिखाता है, फॉल ऑफ मोनार्कीज, राजपाट उनका छिन चुका है। नेशंस आर शोन विद द फ्लैग्स। हमने देखा वहां पे डिफरेंट कलर्स के फ्लैग हैं। यहाँ पे देखो ये रहा, लोग अपनी अलग अलग कॉस्ट्यूम में आए हुए हैं। क्यों, पार्टी में नहीं आए हुए थे लोग, यहाँ पे मार्च पास्ट कर रहे थे। कॉस्ट्यूम मतलब ट्रेडिशनल ड्रेसेस हर कंट्री की। लीड कौन कर रहा था यहाँ पे, जैसे हमने बात की यूएसए और स्विट्जरलैंड जो कि ऑलरेडी नेशन स्टेट्स बन चुके थे। फ्रांस विद इट्स ट्राई कलर फ्लैग इज फॉलोड बाय जर्मन्स विद द ब्लैक, रेड एंड गोल्डन फ्लैग। फ्रांस का एक ट्राई कलर फ्लैग था, वो इसमें दिखाया गया। फिर जर्मन्स आए थे ब्लैक, रेड, गोल्ड फ्लैग के साथ। ये क्या था, सिंबल ऑफ होप, यूनिटी, एक उम्मीद की हम इकट्ठे हैं इस लड़ाई में और हम जीत जाएंगे। और भी ग्रुप्स थे, ऑस्ट्रियंस थे, पोल्स थे, इटालियंस थे, इंग्लिश, आयरिश, हंगेरियंस एंड रशियंस। डिवाइन फिगर अबव रिप्रेजेंट यूनिटी एंड फ्रेटर्निटी अमंग नेशंस। देखो जो यहाँ पे डिवाइन फिगर है पेंटिंग में, जीसस क्राइस्ट की जो फोटो है, ये क्या दिखाते हैं कि ये हमारे भगवान हैं। वो दिखा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, सब एक है, आपस में भाई भाई है, फ्रेटर्निटी है, यूनिटी है, सब मिलके एक कॉमन आइडिया के लिए लड़ रहे हैं, इकट्ठे हुए हैं, ठीक है। तो ये पेंटिंग थी। आई होप इसमें से एमसीक्यू आ जाए या फिर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन कुछ हो, घुमा के कोई क्वेश्चन पूछ दिया जाए, या 3 मार्क्स का, 5 मार्क्स का, किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए। आई होप दिस इज क्लियर फॉर एवरीबडी। सब लिख देंगे ना एग्जाम में, सब धूम मचाए आएंगे, मुझे पता है अब, ठीक है। और जिसको जनरली भी इंटरेस्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री में, उन लोगों के लिए भी मेजरली आइडिया, लाइन एक ड्रॉ हो रही है आपके माइंड में कि क्या होती है वर्ल्ड हिस्ट्री, क्यों लड़ी जाती है, अपन मिलके पढ़ेंगे उसके बारे में। नेक्स्ट चलते हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। अब हम फ्रेंच रेवोल्यूशन से पहले बच्चों थोड़ी सी बैकग्राउंड डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको चैप्टर क्लियर होगा बहुत अलग अलग लेवल्स पे। मैं इसमें आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी। देखो बात क्या थी ना, फ्रांस में जब किंग रूल कर रहा था लुई द 16th, वहां पे 3 एस्टेट्स में लोग बटे हुए थे, ठीक है। तो उन एस्टेट्स का नाम क्या था, आई थिंक 9th वाले बच्चों ने पढ़ रखा है। क्या नाम था, एक बार फटाफट सोच के देखो।
आई थिंक कहीं और लिखना पड़ेगा। हमारे पास 3 एस्टेट्स थे, ठीक है, क्लर्जी, नोबिलिटी, और थर्ड क्या था, कॉमन पीपल, ठीक है। 3 कैटेगरी में एक लगा लो, बच्चों बांटा हुआ था, 3 एस्टेट्स थे, क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन पीपल। ये 9th में भी आया है आपके पास, ये इन जनरल भी बैकग्राउंड समझने के लिए जरूरी है। तो जो क्लर्जी और नोबिलिटी थी ना, ये थोड़े अपर क्लास में थे, थोड़े क्या बहुत ज्यादा। इनके पास, इनको ना टैक्स देना पड़ता था, सारे राइट्स ही एंजॉय करते थे। जो कॉमन पीपल थे, इसमें कौन आते थे, वर्कर्स हुए, पेजेंट्स हुए, मिडिल क्लास वाले लोग हुए, तो आम आदमी वो थे। अब सारे मजे तो ये ले रहे हैं, दोनों बैठ के लूट रहे हैं, क्लर्जी और नोबिलिटी वाले। अब जो हमारे बेचारा आम आदमी है, मैंगो मैन है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, वो टैक्स भर रहा है, राइट्स भी नहीं मिल रहे हैं, और कुछ चीजें अगर यूज भी करनी है उन्हें, इन लोगों की, तो उस पे भी उनको फीस और ड्यूटीज देनी पड़ रही है। तो इतना गंदा सिस्टम था ऑपरेशन का, क्योंकि ऑफ कोर्स आदमी को कब तक दबाओगे, कुछ लोगे, एक टाइम बाद तो वो भी रिवॉल्ट करेगा ना। तो क्या हुआ, इस किंग के अंडर ये ऐसा सेटअप था, ये मेजरली इनको फ्यूडल राइट्स, फ्यूडल प्रिविलेजेस क्या होते हैं, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक राइट्स, जो कि उनको सुपीरियर बनाए अपने दूसरे क्लास ऑफ पीपल से, उन्हीं को बेसिकली फ्यूडल राइट्स बोलते हैं। आई डोंट थिंक सो आप लोगों को आज के बाद ये कंफ्यूजन होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, पेजेंट्स, फ्यूडल लॉर्ड, क्लर्जी, नोबिलिटी, इस क्लास में ये दोनों बस सुपीरियर क्लास है। और हमारा तीसरा क्या है, कॉमन मैन, वो उसमें 3 लोग आते हैं, मिडिल क्लास हुआ, वर्कर्स हुआ, पेजेंट्स हुए, तो बर्डन ऑफ टैक्स उनके ऊपर था। ये बात सबको समझ आती है, ये किंग के अंडर थी चीजें जो हो रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, किंग ने क्या किया और गलत काम क्या कर दिया लोगों के साथ। 3 कैटेगरी में लोग बटे हुए थे, ऑपरेशन हो रहा था, तो वहां पे किंग ने इंक्रीज इन टैक्स करने के लिए एक असेंबली बुलाई। अब लोग कह रहे हैं हम पहले प्रताड़ित है, हम पे इतना ऑपरेशन कर रहे हो और आपको ऑपरेशन करना है अब, तो लोग भड़क गए तो बगावत स्टार्ट हो गई। अब ये आइडियाज की डिस्कशन स्टार्ट हो गई, तो क्या हुआ हमारा 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, एक लड़ाई स्टार्ट हो गई, ठीक है। लोगों ने बोला कि नहीं, एक नेशनल असेंबली होगी, कॉमन पीपल थे जो, उन्होंने बोला हमें भी इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, हम नहीं ये बर्दाश्त करेंगे कि अपने अपने ऐश उड़ा रहे हो, आप मजे लूट रहे हो, हम बेचारों को बेसिक अधिकार भी नहीं है, बेसिक राइट्स भी नहीं है हमारे पास। तो लोगों ने लड़ाई स्टार्ट की, एक बगावत स्टार्ट हुई, गुस्सा हुआ। ऑफ कोर्स किंग और वो कैटेगरी थी, वो लोग मान नहीं रहे थे इस चीज के लिए, तो इसको इसीलिए बोलते हैं फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म। उन्होंने बोला कि देश हमारा भी है, आप लोगों का ही नहीं है, आप लोगों को ही हक नहीं है ये सब करने का, राइट्स भी आपके पास है, टैक्सेस भी आपके पास है, महंगाई हो गई है इतनी, ठीक है, हम इतने परेशान हैं, खाना हमारे पास है नहीं। तो लोग भड़क गए, एक लड़ाई स्टार्ट हुई, उसी लड़ाई का नाम है फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फ्रांस को एक नेशन स्टेट बनाने में, मोनार्की खत्म करने में, ठीक है। उससे हुआ क्या, sovereignty shifted from monarchy to French citizens. The nation was now the people. Sovereign हो गया था फ्रांस। क्या हुआ, एब्सोल्यूटिस्ट जो मोनार्की थी वो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में क्रिएट हो गई। एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की no longer existed and it converted into constitutional monarchy। कि हेड तो होगा हमारे पास कोई, पर वो कॉन्स्टिट्यूशनली डिसाइड करेंगे हम चीजें। राइट्स की बात होने लगी बच्चों यहाँ पे, ठीक है। इसमें लोग बगावत पे उतर आए कि फ्रेंच सिटीजन्स, कॉमन पीपल को अधिकार दो, मोनार्की अब नहीं चलेगी, नेशन वाज नाउ दी पीपल, ठीक है। रेवोल्यूशनरीज प्रमोटेड यूनिटी एंड इक्वल राइट्स थ्रू सिंबल्स लाइक, अब उसमें क्या हुआ, एक बगावत होगी, लड़ाई होगी, तो नारे भी लगेंगे, झंडा भी आएगा। तो क्या था, सिंबल्स लाइक ला पेट्री, फादरलैंड है ये हमारा,
और ली सिटियोन, हम सिटीजन्स हैं इसके, और एक ट्राई कलर फ्लैग आया फ्रांस का। जैसे हमारा फ्लैग है उसको देख के हमें एक इंडियन वाली फीलिंग आती है कि तिरंगा यार, हमारी भारत माता, वंदे मातरम, ऐसे ही हर किसी के पास एक नेशनल फ्लैग है। नेशनल फ्लैग नेशनलिज्म की फीलिंग आपके अंदर इन्वोक करता है, पैदा करता है। तो ये सिंबल्स आए, क्या है, दो फ्रेंच टर्म्स है फ्रांस में, क्या है, ला पेट्री और ली सिटियोन। ला पेट्री मतलब फादरलैंड, ये हमारा ही फादरलैंड है। ली सिटियोन मतलब सिटीजन्स, सिटीजन्स इंपॉर्टेंट है इसके लिए, ठीक है। तो ट्राई कलर फ्लैग आया। एक नेशनल असेंबली बनी, जैसा मैंने बोला, उन्होंने बोला कि नेशनल असेंबली बनेगी, हमें भी इक्वल राइट्स मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी करते जाओगे और वो होता जाएगा। नेशनल हिम्स आए, लोगों ने नारे लगाने स्टार्ट किए, एक तरीके के कानून आए सबके लिए, और एक सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन आया। जैसे कि आमतौर पे चीजें चलनी चाहिए वैसे ही चीजें स्टार्ट हुई। इंटरनल ड्यूटीज अबॉलिश कर दी गई कि आपस में जो इंटरनली कंट्री में ड्यूटीज चल रही हैं, लोग लूट रहे हैं, वो नहीं होगा। एक स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स का पैटर्न आएगा, सबको पता होगा कि 1 किलो 1000 ग्राम ही है, ये नहीं यहाँ पे कुछ और वहाँ पे कुछ और। प्रमोशन होगा किसका, परिजियन फ्रेंच का। तो ये रेवोल्यूशन में आइडियाज डिस्कस कर रहे थे, लोग एकजुट हो रहे थे, लोग अपनी लड़ाई के लिए लड़ रहे थे। लोग, कॉमन पीपल क्या बोल रहे थे कि जो ये क्लर्जी और नोबिलिटी है ये क्लास नहीं चलेगी, हमें इक्वल राइट्स चाहिए। जब किंग ने एक असेंबली बुलाई टैक्स रेज करने के लिए, तो लोगों ने बगावत पे उतर आए और क्या किया, फ्रेंच रेवोल्यूशन, जिससे एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की, पूरी तरह से जो मोनार्की थी वो खत्म कर दी गई और उससे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई। एक राइट्स आए सिटीजन्स की, इलेक्टेड लीडर्स की बात हुई, उनके क्या इंटरनल ड्यूटीज खत्म करने की बात हुई। ये सारे चेंजेस किससे आए, फ्रेंच रेवोल्यूशन से आए। फ्रेंच रेवोल्यूशन आई क्यों, ये भी हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जो क्लासेस थी वो भी डिस्कस की, हु वाज द किंग वो भी हमने डिस्कस किया, ठीक है। 1789 में, 1789 वाज द ईयर जहाँ पे मोनार्की को खत्म कर दिया गया। आई होप दिस इज क्लियर, यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। अब क्या होता है बच्चों, 1795 में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आया, ठीक है। और क्या क्या चेंजेस हुए, अब देखो, जब फ्रांस में रेवोल्यूशन चल रही थी तो बहुत सारे लीडर्स थे इसमें, ठीक है, लीडर्स थे, आर्मीज थी, ठीक है, बहुत अलग अलग सोसाइटीज थी जो ये आइडियाज डिस्कस करते थे, इस लड़ाई के बारे में बात करते थे, जो बोलते थे कि हमें क्या करना है, हमें आज़ाद कराना है देश अपना इन जिनसे लुटेरों से, जो ये क्लास लूट रही हैं हमें, ठीक है। कॉमन पीपल की राइट्स की बात की गई, एक कॉन्स्टिट्यूशन आया, जिस इसी वजह से हम क्या बोलते हैं, ये वर्ड आप बहुत यूज करोगे, एब्सोल्यूटिस्ट जो मोनार्की थी, एक तरफा राज, एक्सप्लॉयटेशन से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पे हम उतर आए, ठीक है। ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये मैं क्यों बता रही हूँ, आगे के टॉपिक के लिए भी अभी आपको क्लियर होगा। ऐसे ही एक इंसान थे रॉबस्पियर करके, जो कि क्या थे, यहाँ पे बहुत सारे, फ्रांस एम टू स्प्रेड नेशनलिज्म, इन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम नेशनलिज्म की जो भावना है अपने देश के लिए, ये ऐसी भावना हम पूरे यूरोप में फैलाने का काम करेंगे, और हम नहीं, और लोग भी प्रताड़ित हैं, तो हम लिबरेट कराएंगे, इनको फ्री कराएंगे डेस्पोटिज्म से, ऑपरेशन से, एक्सप्लॉयटेशन से, जो ये राज है, मोनार्कीज जो लोगों के साथ कर रही है। तो ये फ्रांस से पूरी बगावत की लहर पूरे यूरोप की दूसरी कंट्रीज में गई, इसीलिए वहां दिखाया भी गया है। फ्रांस क्या है, स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बिल्कुल सामने है, मतलब दे आर ऑन द वर्ज ऑफ गेटिंग all the rights, the independence, the freedom, equality that they have been struggling for, ठीक है। along with जर्मनी भी वर्ज पे ही है, बिल्कुल ऐसे किनारे पे है उस चीज के। जैकोबिन क्लब्स बनाए गए, रेवोल्यूशनरी आइडियाज, जो बगावत के आइडियाज है यूरोप में स्प्रेड करने के लिए। इनका लीडर, जैकोबिन क्लब का जो लीडर था, उस बंदे का नाम था रॉबस्पियर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है, कॉन्टेक्स्ट आपको इससे समझ आएगा। जो ये रॉबस्पियर भाई साहब थे, ये करने तो सारे अच्छे काम आए थे, पर इन्होंने थोड़ा थोड़ा रेन ऑफ टेरर बोलते हैं जो स्प्रेड किया फ्रेंच रेवोल्यूशन में। इस बंदे ने क्या किया, पहले तो बोला कि हम सब इन चीजों के लिए लड़ेंगे,
बट इन्होंने बोला कि टेरर लाओ, मतलब पहले तो ये लोगों के साथ थे, फिर इन्होंने क्या किया, ये इतने वही सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आता गया बंदे में, तो वो क्या हुआ, उससे उनका डाउनफॉल ही स्टार्ट हो गया। क्या लोगों को करने लगे, जो कॉमन मैन थे, वर्कर्स थे, ये अपने पेजेंट्स थे, जो राइट्स की बातें कर रहे थे, उन्हीं लोगों को कहते कि कुछ लोग हैं जो मुझे लग नहीं रहा है इस रेवोल्यूशन में हेल्प कर रहे हैं, इनको मार दो, ठीक है, ये हमारी रेवोल्यूशन को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, इनके आइडियाज ठीक नहीं है। तो बहुत ज़्यादा क्रूअल हो गए थे ये, बहुत ज़्यादा डिक्टेटरशिप वाली, वही एक्सप्लॉयटेशन वाली एक अलग तरीके की भावना आ गई थी। तो इनको भी क्या किया, लोगों ने उखाड़ फेंका, इनको भी मार दिया गया, ठीक है, ये भी इसका एक पार्ट रहा है। तो जब 1795 में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आया, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं कि अब जैसे रॉबस्पियर कर रहे थे, ये 1794 में ऐसा हुआ इनके साथ। 1795 में हमारे पास एक कॉन्स्टिट्यूशन आया। कॉन्स्टिट्यूशन बच्चों किस लिए आया, उन्होंने बोला कि कोई एक बंदे के पास इतनी पावर होनी ही नहीं चाहिए कि वो क्या करे, यहाँ पे बोलते भी हैं इस पीरियड को एंड ऑफ रेन ऑफ टेरर, जो खौफ का टाइम था वो चला गया, क्योंकि ये बिल्कुल मार काट पे स्टार्ट हो गए थे, लोगों को दबाने कुचलने लगे थे ये भी। तो 1995 में हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन आया। कॉन्स्टिट्यूशन में बॉडी ऑफ एक 5 मेंबर्स की बॉडी बनी, जिसको डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है, कि अब डायरेक्टरी क्या करेगी, इसको एग्जीक्यूटिव बॉडी बोलते हैं, जो रूल्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करेगी, लॉ मेकिंग बॉडी को लेजिस्लेटिव बॉडी बोलते हैं। तो ये एक 5 मेंबर बॉडी क्रिएट हुई जिसको हम डायरेक्टरी बोलते हैं, ठीक है। फिर लेजिस्लेचर था जिसमें 2 काउंसिल्स थी। तो ये सारा डिफरेंट डिफरेंट रोल्स क्यों आए, कि कोई भी एक इतनी पावरफुल ना हो जाए बॉडी कि वो सबको सप्रेस करने लगे। पर होता क्या इवेंचुअली, जब ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं, लोगों के पास नई नई पावर आती है, तो वो करप्ट हो जाते हैं, राइट। तो यहाँ भी होना था क्या, यही हुआ, लोगों के साथ, लोगों के पास जो जो पावर आई वो करप्ट होते गए। तो जब डायरेक्टरी आई हमारे पास 1795 में ये बॉडी, तो इस बॉडी के मेंबर्स भी करप्ट होते गए। उन्होंने इकोनॉमिक फेलियर दिखाया फ्रांस को, कि ना तो वो अर्थव्यवस्था सुधार पा रहे हैं, दूसरी बात वो करप्शन कर रहे हैं, इतने हाई प्राइसेस हो गए हैं, फूड शॉर्टेज हो गई है। तो क्या हो गया, ये यहाँ से फेलियर हो गया, फेलियर ऑफ डायरेक्टरी। क्या बोलेंगे हम यहाँ पे, एंड क्या था इसका, फेलियर ऑफ डायरेक्टरी। यहां तक समझ आया, आई होप सबको। अब आपको समझ आएगा कि हम ये वाली कहानी क्यों पढ़ रहे थे। 1790s में जैकोबिन क्लब का एक हेड, उसने फिर से लोगों के साथ क्रूरता से पेश आया, क्रूअल हो गया, लोगों को ही मारने लगा जो इसका पार्ट थे रेवोल्यूशन का। एंड देन वी एंडेड अप हैविंग अ बॉडी, इसको रेन ऑफ टेरर को एंड किया यहाँ पे लोगों ने, कि खत्म ये बुरा टाइम, रेन ऑफ टेरर इज इसको बोलते हैं। इसके अंडर रॉबस्पियर वाज द हेड ऑफ जैकोबिन क्लब, और बहुत सारे जैकोबिन क्लब्स खोले गए ताकि यूरोप में ये आइडिया स्प्रेड किया जाए लिबरलिज्म का, राइट्स का और सब चीज़ों का। 1795 में कॉन्स्टिट्यूशन, फिर बॉडी ऑफ 5 मेंबर्स थी जिसको डायरेक्टरी बोलते थे, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी थी हमारे पास जो डायरेक्टरी थी, ठीक है। 2 काउंसिल एग्जीक्यूटिव बॉडी, लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थी 2, लेजिस्लेशन वैसे लॉ मेकिंग वैसे हो रही थी ताकि बैलेंस रहे, बैलेंस ऑफ पावर रहे, कोई भी ऑर्गन वो ना हो। बट डायरेक्टरी भी इवेंचुअली फेल हो गई। कुछ बहुत सारी चीजें आएंगी फिर जाएंगी, ठीक है। अब आता है यहाँ पे, हम फटाफट से यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। देखो ऐसे आपको फ्लो चार्ट्स के थ्रू बच्चों पढ़ना है, ये मैंने स्पेशली बनाया है ताकि आप लोगों को एक आइडिया मिल जाए छोटा छोटा कैसे करना है। मान लो पूरा टॉपिक पढ़ लिया, एक पेज पे पूरा फ्रेंच रेवोल्यूशन आप लिख लोगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789, सोवर्निटी सिटीजन्स को मिल गई, नेशन इज इक्वल टू पीपल था वहां पे। बात किस चीज की हो रही थी, यूनिटी एंड इक्वल राइट्स, यूनिटी एंड इक्वल राइट्स वर प्रमोटेड। सिंबल्स क्या थे उसमें, ला पेट्री, फादरलैंड, ला ली सिटियन और ट्राई कलर फ्लैग, नेशनल असेंबली एंड हिम्स। फिर यहाँ पे पॉइंटर्स में लिखा हुआ क्या क्या चीज़ें थी, यूनिफॉर्म लॉज एंड सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, अबॉलिश्ड इंटरनल ड्यूटीज, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स, परिजियन फ्रेंच प्रमोटेड, लैंग्वेज की बात है यहाँ पे,
ठीक है, कोई कंफ्यूज नहीं होगा, कोई नहीं कंफ्यूज आएगा, राइट। फ्रांस एम्ड टू स्प्रेड नेशनलिज्म एंड देन जैकोबिन क्लब्स इन यूरोप खुले। फ्रेंच आर्मीज, जो फ्रेंच आर्मीज थी उन्होंने आइडिया स्प्रेड किए 1790s की ये बात है। अब इन्हीं फ्रेंच आर्मी जो आइडिया स्प्रेड कर रही थी, फ्रांस का जो पूरा यूरोप में बोलबाला चल रहा था उस टाइम पे, तो हो क्या रहा था इसमें, एक आदमी उभर के आया, उन महाशय का नाम था नेपोलियन। सबने नाम सुना होगा, वेरी फेमिलियर विद द नेम। तो हुआ क्या, जब हमने डायरेक्टरी की अभी बात की थी, इफ यू रिमेंबर, डायरेक्टरी को अबॉलिश कर दिया एंड क्योंकि इनका क्या था, इनको बहुत इज्जत दी जा रही थी उस टाइम पे, क्योंकि इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा था, बहुत सारी लड़ाइयाँ जो लड़ रहे थे फ्रेंच आर्मी उसको जिताने का। तो ही वॉज वेरी पावरफुल एट दैट टाइम, वेरी रिस्पेक्टेड, तो ही टुक पावर। डायरेक्टरी ऑफ कोर्स करप्ट थी ही, तो इनके लिए बहुत ईजी हो गया इनको उखाड़ फेंकना एंड टू क्या, खुद से लीड करना वो सारा। तो क्या हुआ, नेपोलियन आए 1799 में, हमारे पास ये आए, ईयर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, 1799 वाज द ईयर व्हेन ही टुक ओवर, ठीक है। फिर मतलब जब स्टार्ट किया उन्होंने डायरेक्टरी को उखाड़ फेंका, ये सब चीज़ें स्टार्ट की। अब मेरे को वो ईयर बताओगे आप, टाइमलाइन बताओगे फटाफट से कि हमने क्या किस रीज़न से हमने डायरेक्टरी लेके आए थे। डायरेक्टरी का लाने का रीज़न था कि बहुत इनस्टेबल थे हम, ठीक है, हमें एक चाहिए थी बॉडी जो अच्छे से काम कर सके। पर डायरेक्टरी ही, ये जो रिपब्लिक बना, इसमें भी बहुत क्या हो गया, बहुत अनस्टेबल हो गए। इसका फ़ायदा उठाते हुए नेपोलियन हमारे पास आ गए 1799 में। आई होप इतना सबको क्लियर है। फिर इन्होंने क्या डिक्लेयर किया, फ्रांस को एक कॉन्सुलेट डिक्लेयर कर दिया, अपने आप को फर्स्ट कॉन्सल डिक्लेयर किया, ठीक है, ये सब किया इन्होंने। फिर बाकी लड़ाइयाँ तो चल ही रही थी, जो फ्रांस की आर्मी लड़ रही थी इधर उधर पे। अब जब नेपोलियन आए तो इनकी एक चीज़ बहुत अच्छी थी, ये अच्छे लीडर थे, वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर्स बोल सकते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे काम किए। उन अच्छे कामों में से एक है नेपोलियनिक कोड 1804 का। इसमें क्या किया उन्होंने बोला कि आपके चाचा विधायक हैं, आपके पापा कौन है नहीं फर्क पड़ता है मेरे को, आपके बर्थ प्रिविलेजेस एंड हो गए। आप किसी भी फैमिली से हो, बाय बर्थ आपको कोई राइट नहीं मिलेगा, अलग से कोई स्पेशल नहीं हो, सब अल्लाह के बंदे हो, यहाँ भगवान के बच्चे हो, पैदा हुए हो, आपको अपने हक खुद कमाने पड़ेंगे। जस्ट एज अ मैन जो आपके राइट्स हैं सिटीजन्स, वो मिलेगा। लीगल इक्वालिटी, लॉ की, कानून की नज़रों में कानून अंधा नहीं है, मतलब इन अ वे कि उसको सब इक्वल हैं कानून की नज़रों में, ठीक है, सबके लिए बराबर होंगे, सब लॉज सब पे एप्लीकेबल होंगे, कोई किसी से बचा नहीं रहेगा, राइट्स भी सबको इक्वल मिलेंगे। और प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट किए उन्होंने, ठीक है। अबॉलिश किया फ्यूडलिज्म। अब ये सारी बातें मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया, तो इसलिए यहाँ पे आपका ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा। फ्यूडलिज्म का वो सिस्टम कि कुछ चुनिंदा लोगों को, क्लर्जी नोबिलिटी को एक अलग पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल राइट्स मिले हुए थे, वो ख़त्म कर दिया। पेजेंट्स को छुटकारा दिलाया कि उनको टैक्स भरना पड़ता था, बहुत सारी ड्यूटीज देनी पड़ती थी, वो खत्म कर दिया। गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस खत्म कर दी। गिल्ड क्या होता है, ग्रुप ऑफ ट्रेडर्स की जो एक आप बॉडी बोल सकते हो, एक कम्युनिटी टाइप्स, वो गिल्ड होती है। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया, क्या किया, ट्रेड को बेटर बनाने की कोशिश की, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव किया, सबको राइट्स दिए, बहुत लीगल राइट्स, बर्थ प्रिविलेजेस एंड कर दिए, प्रॉपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट किए कि कोई भी किसी की ऐसे प्रॉपर्टी हड़प नहीं सकता है। सब जगह एक तरह के कानून लेके ये आए। नेशनल करेंसी का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, स्टैंडर्ड वेट्स एंड मेजर्स का सिस्टम ये लेके आए, बूस्टिंग, जिससे ट्रेड को बूस्ट मिल सके। क्योंकि नेपोलियन को ये बात बहुत क्लियर थी, इक्वालिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल मेन आर इक्वल। दूसरा इन्होंने एक और चीज पे काम किया, ही ऑल्सो न्यू, एक और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्यों ट्रेड पे इतनी कॉन्सेंट्रेशन कर रहे थे, कि क्योंकि पहले जो डाउनफॉल हुआ है ना, उस बंदे को पता था
कि ये जो डायरेक्टरी और ये तमाम लोग गए हैं ना, रॉबस्पियर हुआ, डायरेक्टरी हुई, ये किस लिए जा रहे थे? क्योंकि लोग बोल रहे थे कि ठीक है आप आ रहे हो, आपको हमने मौका भी दिया है कि आप काम करो, बट आप काम कर ही नहीं पा रहे हो यार, आप इतने ज्यादा वो हो, इतने ज्यादा गिर गए हो कि आप आ रहे हो और करप्शन कर रहे हो, आप ही पैसा खा रहे हो। तो इकोनॉमी इज एम्पावरमेंट। जब इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, ट्रेड से क्या ये इकोनॉमी में पैसा आएगा हमारे पास, ठीक है, तो उनको लगा कि उससे ये क्राइसिस कम हो जाएंगे, ये करप्शन, इन्फ्लेशन, महंगाई, सब कुछ, फूड शॉर्टेजेस, तो इन चीज़ों पे उन्होंने काम किया। ये बहुत एक आइडियल मॉडल माना जाता है। इवन आफ्टर नेपोलियन जब हार गए, उनको फ्रांस से एग्जाइल कर दिया गया, फिर भी ये सारी चीज़ें एप्लीकेबल रही, टिल डेट एप्लीकेबल हैं ये चीज़ें। रिएक्शन क्या था? मिक्स्ड रिएक्शन था। इन्होंने क्या किया, पहले फ्रांस में आए, फिर अपनी आर्मीज को अलग अलग और कंट्रीज के अगेंस्ट भी लड़ने के लिए भेजा और आइडिया स्प्रेड करने के लिए, फ्रांस सुप्रीमेसी के लिए। पर जो ये फ्रेंच रूल था, रिएक्शन ऑफ कोर्स बहुत मिक्स था। इनिशियली सपोर्ट मिली हॉलैंड, मिलन और वॉर्सो जैसे रीजन से, बाद में लोग हॉस्टाइल हो गए कि बड़ा गुस्सा आने लगा उनको कि यार इतनी टैक्सेशन कर रहे हो आप, इतना ज़्यादा आप, हमें सेंसरशिप है हमारे ऊपर, बिल्कुल आप हमें फ्रीडम ही नहीं दे रहे हो, फोर्स मिलिट्री कॉन्स्क्रिप्शन भी है। अब एक बंदा किसी और कंट्री से वो बोलेगा यार मैं फ्रांस की आर्मी के लिए क्यों लड़ूं, फ्रेंच आर्मी में मैं क्यों जाऊं, वाई वुड आई फाइट फॉर दिस आर्मी, मैं अपनी जान क्यों कुर्बान करूं, वो भी फ्रांस के लिए। तो ये लोगों में गुस्सा पैदा होने लग गया, ठीक है। तो डाउनफॉल कब हुआ नेपोलियन का, ये पेंटिंग दर्शाती है कि कैसे कैसे उन्होंने अपनी टेरिटरीज जो जीती थी वो लूज करी। ये देखो यहाँ पे ये जो है पोस्ट कार्ड की फॉर्म में उड़ रहे हैं उसके, उनके बैग से। तो नेपोलियन जी का डाउनफॉल कब हुआ, नेपोलियन बोनापार्टे, इनका डाउनफॉल हुआ कैसे, ये जब हॉस्टाइल होने लगे लोग, एंड रशिया में जब ये हारे, दैट वाज द स्टार्ट, ठीक है। द ईयर वाज 1800 आई थिंक 12, एंड देन वाटरलू में फाइनली ही लॉस्ट 1815 में, इन्होंने बिल्कुल लूज कर दिया। उसके बाद इनको एग्जाइल में भेज दिया गया, दफा कर दिया गया, राजपाट से बोला कि आप अपना संन्यास ले लो, चले जाओ छोड़ के। तो द कुरियर ऑफ राइनलैंड loses all that he has on his way home from Leipzig. Napoleon here is represented as a postman. ये नेपोलियन जी हैं, on his way back to France after he lost the battle of Leipzig in 1813. Each letter dropping out of his bag bears the name of territories he lost. जो जो इस पोस्टमैन के बैग से लेटर जाते जा रहे हैं, उड़ते जा रहे हैं, मतलब ये टेरिटरीज लूज करते जा रहे हैं। वाटरलू वाज द फाइनल बैटल वेयर ही लॉस्ट, एंड रशिया में स्टार्ट हो चुका था आगाज इसका 1812 में, राइट। आई होप इतना सबको क्लियर होगा क्या क्या हमने अभी तक बात की है। हमने स्टार्ट किया राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, यूरोप में ही क्यों पर्टिकुलरली हम बात कर रहे हैं। फिर हमने पेंटिंग की बात की, फ्रेडरिक सॉरियो की। उसके बाद हमने किसकी बात की, फ्रेंच रेवोल्यूशन की बात की। देन वी टॉक्ड अबाउट द कमिंग ऑफ नेपोलियन एंड द गोइंग ऑफ नेपोलियन एंड नेपोलियनिक कोड। आई होप सारी चीज़ों का लॉजिक आपको बहुत क्लियर है, हर चीज़ हमने सिंप्लीफाई कर दी है यहाँ तक। तो हम अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो जो ये चैप्टर है इसका नेक्स्ट टॉपिक अपना मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है। पर प्रॉब्लम क्या है, देखो आप लोग जब पढ़ते हो तो बहुत कंफ्यूज हो जाते हो कि भाई क्या चल रहा है, यहाँ पे एक स्टोरी सुना रहे थे, यहाँ पे ईयर्स आ रहे थे, इस ईयर में ये हुआ, यहाँ ये हुआ, और बीच में कुछ और कहानी आ जाती है। तो दो तरीके से चैप्टर है, एक तो स्टोरी लाइन चल रही है, ईयर में क्या हुआ, 1789 हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन, फिर 1804 नेपोलियन का आना, और फिर 1815 नेपोलियन का जाना, ठीक है। एक तो यहाँ तक हमारी स्टोरी चल रही है। उसके बाद हमारे पास आइडियोलॉजीज की बात आ जाती है। यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिस्कस करेंगे आइडियोलॉजीज की, किन आइडियोलॉजीज, किन विचारधाराओं के बेसिस पे हम ये लड़ाई लड़ रहे थे, ये रेवोल्यूशंस हो रही थी, किस तरह की सोच वहां पे चल रही थी उस टाइम पे, क्या मुद्दे डिस्कस किए जा रहे थे, ये सब अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। देखो राइज ऑफ मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, तो हम ये ट्रेस कहाँ से कर सकते हैं कि राइज कैसे हुआ नेशनलिज्म का, आइडिया ऑफ नेशन स्टेट कैसे आया। जो 18th सेंचुरी का यूरोप था ये बहुत सारी मोनार्कीज में बटा हुआ था।
तो इसमें कोई एक कॉमन नेशनल आइडेंटिटी नहीं थी लोगों में, अलग अलग कल्चर था, अलग अलग मोनार्कीज में अलग अलग राजा रूल कर रहे थे, उनका एक एरिया था, तो कोई एक नेशन स्टेट, एक राष्ट्र जैसी भावना लोगों में नहीं थी। यहाँ पे बहुत स्मॉल और पावरफुल एक क्लास होती थी जिसको हम बोलते हैं एरिस्टोक्रेट्स, एरिस्टोक्रेसी। ये लोग डोमिनेटिंग थे, ये लोग वो थे जिनके पास सारी पावर्स थी, सारे राइट्स थे, ठीक है, बहुत पैसे वाले लोग। और इनका क्या होता था बच्चों, बहुत क्लोज सर्कल होता था कि अपना कल्चर बिल्कुल अपने में ही रखना है, बाहर लोगों को हमारा वे ऑफ लिविंग नहीं पता चलना चाहिए। ये लोग फ्रेंच बोलते थे, ठीक है, तो ये क्या करते थे, आपस में ही शादियां करते थे, नेपोलियन बीइंग वन ऑफ द एग्जांपल्स, चाहे किसी भी हिस्से में हो ये यूरोप के, पर ये करते थे इंटर मैरिटल जो टाइज थी ये अपने ग्रुप में ही रखते थे ताकि वो एक्सक्लूसिविटी, एक विशेष कल्चर इनका मेंटेन रहे। तो प्रॉब्लम क्या होती थी इस चीज से, ये और लोगों को इंफीरियर समझते थे, हमारे पेजेंट्स हुए, वर्किंग क्लास हुई, तो इन लोगों को प्रॉब्लम होने लगी इस चीज से, क्योंकि ऑफ कोर्स इनके पास कोई राइट्स नहीं है, टैक्सेस देने हैं, ये एक्सप्लॉइट करे जा रहे हैं। बाकी सब लोग मोस्टली पेजेंट्स थे ईस्टर्न यूरोप में खासकर। तो एक नया ग्रुप, नया सोशल ग्रुप उभर के आता है। जब हम देखते हैं नेशनलिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो इसमें बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन रहेगा इस ग्रुप का। जब इंडस्ट्रीज आई यूरोप में, ट्रेड होने लगा, ठीक है, तो लोग बाहर जाने लगे, तो बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स वो डेवलप हुए, तो एक वर्किंग क्लास हमारे सामने उभर के आती है बच्चों, जिसको हम मिडिल क्लास भी बोलते हैं। और इस मिडिल क्लास का बहुत बड़ा योगदान रहेगा। देखो आज कितना हम कॉमनली यूज करते हैं वर्ड मिडिल क्लास, यार मैं तो मिडिल क्लास परिवार से हूँ, मिडिल क्लास से हूँ, बट एट द एंड आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो क्लासेस हैं ये चीजें आई कहाँ से हैं। ये रही आपके पास वर्किंग क्लास या फिर मिडिल क्लास। तो इन्होंने क्या बोला कि यार हमें नहीं चाहिए ये अलग अलग, आपके लिए तो ये सिस्टम काम कर रहा है, आप तो एरिस्टोक्रेट्स हो, पर हमारे लिए ये सिस्टम नहीं काम कर रहा है, हमें नहीं चाहिए। आप जो अपना ये सुपीरियोरिटी दिखा रहे हो, हम इसको उखाड़ फेंक देंगे, निकलो दफा हो जाओ यहाँ से। वो वाली अप्रोच इनकी आ चुकी थी क्योंकि लोग बहुत तंग हो चुके थे उस टाइम तक, ठीक है। तो फिर इसमें क्या बात करते हैं, ये एंड ऑफ एरिस्टोक्रेटिक रूल की, सारा रूल इन्हीं को मिला हुआ है, ये खत्म होना चाहिए। और एक नेशनल यूनिटी की बात करी कि हम सब लोग मिलके चलते हैं ना यार, हमारा ही तो देश है, वो वाली भावना पैदा करना, राष्ट्रवाद कि हमारा देश, नहीं तो सब रह रहे हैं। देश का क्या कॉन्सेप्ट है, देश क्या होता है जब सब लोग मानेंगे ही नहीं कि यार ये सब इंडियंस हैं, हम इंडिया, वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन आना, वो फीलिंग आना इंडिया की टुवर्ड्स, तो वो उसको हम नेशनलिज्म बोलते हैं, उसको हम राष्ट्रवाद बोलते हैं। और मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन का बहुत बड़ा रोल रहा है। इसने बोला कि अब आपकी मनमानी नहीं चलेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो एरिस्टोक्रेट्स हैं और यहाँ पे न्यू मिडिल क्लास है, ठीक है। तो यहाँ से एक आइडियोलॉजी, जिस भी बात के पीछे इज्म होगा, ISM, जिसके पीछे ISM होगा, इसको क्या बोलते हैं हम, विचारधारा, आइडियोलॉजी, ठीक है। तो ये वेरियस आइडियोलॉजीज हम पढ़ रहे हैं। जो ये एरिस्टोक्रेट्स हैं, ये बहुत पुरानी सोच के लोग थे, मोनार्क्स थे, राजा थे, मतलब बहुत प्रीमियम क्लास अपने आप को कंसिडर करते थे, अपना कल्चर भी वैसे ही मानते थे। यहाँ पे देखो लिखा भी गया है कि क्या था, ये मेंटेन करते थे, डोमिनेट करते थे सोसाइटी को, और एक्सक्लूसिव और क्लोज ग्रुप मेंटेन करते थे कि शादियां भी आपस में ही कर ली, कि बाहर नहीं जाए हमारा कुछ भी। तो अब ये जो न्यू मिडिल क्लास आई, इनको क्या चाहिए थी, इनको चाहिए थी आजादी इन सब लोगों से। अब आजादी चाहिए थी तो उसकी भी एक विचारधारा होगी, कोई आइडियोलॉजी होगी, उसी आइडियोलॉजी को हम बोलते हैं लिबरलिज्म, ठीक है। लिबरल का मतलब होता है, देखो ये जनरली आप बड़े बड़े वर्ड्स देखोगे आप बड़े कंफ्यूज हो जाते हो बुक में, सिंपल सिंपल लॉजिक से पढ़ते हैं ना अपन, सिंपल बात समझेंगे कहना क्या चाह रहा है। तो लिबरलिज्म में ये लैटिन रूट का वर्ड है लिबर, ठीक है, इसका मीनिंग होता है, लिबर का मतलब फ्री। तो इसका मतलब क्या है कि यार हमें फ्री करो, हमें आजादी चाहिए, हमें नहीं आपका गुलाम बन के रहना, हम अपने ही लोगों का गुलाम बन के रह रहे हैं। आप सोचो जो हम बात कर रहे हैं, ये लोग ये खुद गुलाम थे, और किनका, हमारे ऊपर तो आके कोई और राज कर रहा था, ये अपने ही लोगों का गुलाम थे, अपने ही लोग इनके प्रताड़ित कर रहे थे इनको। तो ये बोले कि हमें चाहिए इक्वालिटी बिफोर लॉ,
और हमें चाहिए फ्रीडम। ऐसा नहीं है कि कानून इसके लिए ऐसा, इसके लिए, इसीलिए बोलते हैं ना कानून अंधा है, कि कानून के लिए कोई कुछ नहीं है, वो अंधा है। गरीब हो, अमीर हो, छोटा हो, बड़ा हो, काला हो, गोरा हो, कैसा भी हो, कानून भेदभाव नहीं करता है। तो ऐसे ही इन्होंने क्या बोला, फ्रीडम चाहिए हमें, और क्या चाहिए, इक्वालिटी बिफोर लॉ चाहिए। स्पेशली मिडिल क्लास ने ये बातें करनी स्टार्ट की, क्योंकि यहाँ पे भी देखो आप दो बातें हैं, पेजेंट्स हैं बिल्कुल नीचे वाले तबके के लोग, बीच में आती है मिडिल क्लास, वर्किंग क्लास। ये लोग पढ़े लिखे तो हैं, पैसा भी ठीक ठाक है इनके पास, पर क्या है, इनके पास राइट्स नहीं है, ठीक है, फेयर चीजें नहीं हो रही, तो उन चीजों के ये लड़ रहे हैं ये लोग। अब लिबरलिज्म दो तरीके की होती है, जो ये आइडियोलॉजी है, एक होगी पॉलिटिकल लिबरलिज्म और एक होगी हमारे पास इकोनॉमिक लिबरलिज्म बच्चों, ठीक है। पॉलिटिकल लिबरलिज्म क्या होगी, फ्रीडम पॉलिटिकल स्फीयर में क्या होगी कि यार हमारे पास अपने वोटिंग राइट्स हो, ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ हो, एरिस्टोक्रेसी एंड करो, एक गवर्नमेंट हो प्रॉपर हमारे पास, ठीक है हमारा। अब इसमें भी क्या बात कर रहे थे, यूनिवर्सल सफरेज की बात नहीं कर रहे थे। यूनिवर्सल सफरेज क्या होती है कि सबको अधिकार है वोट करने का, यहाँ पे ये बात नहीं हो रही थी। यहाँ पे भी कंजर्वेटिव थोड़ा सोच तो पुरानी थी ही, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट कैसे हुआ था वोटिंग राइट्स मांगना और ये सब चीजें, कि पहले जिनके पास प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ओनिंग मैन, उनको राइट्स मिले, विमेन और जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं है उनकी बात यहाँ पे भी नहीं की जा रही है। पर बात करी जा रही थी कि गवर्नमेंट कंसेंट से हो, आपसी हमारी सलाह से गवर्नमेंट बने, लोगों की मर्जी से गवर्नमेंट बने, ऐसे नहीं कि अपनी मनमानी आप चलाए जा रहे हो। ये ऑटोक्रेसी नहीं चलेगी, डेमोक्रेसी की तरफ लोग आगे बढ़ रहे थे। तो क्या होता है यहाँ पे, आगे आता है इकोनॉमिक लिबरलिज्म। लिबरलिज्म क्या है बच्चों, फिर से दो तरह की है, एक है पॉलिटिकल और एक है इकोनॉमिकल, ठीक है। इकोनॉमिक लिबरलिज्म, इकोनॉमिक लिबरलिज्म क्या होती है कि मार्केट्स को फ्री करो, फ्रीडम दो, आपकी तरीके से मार्केट्स नहीं चलेंगी, मार्केट्स को फ्री कर दो, ट्रेड लेन देन आपस में बिल्कुल फेयर तरीके से होना चाहिए, एक स्टैंडर्डाइज तरीका होना चाहिए, ठीक है, हम हंसी खुशी व्यापार कर सके, कोई स्टेट की रिस्ट्रिक्शंस ना हो, ऐसा नहीं है। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, एक नोट मेकिंग में आप लोग क्या गलती करते हो, अब जैसे मान लो एनसीईआरटी की नोट्स बना रहे हो, यहाँ पे एक लाइन आएगी, एल फ्रैंकफर्ट में ये था, इतना मीटर था, और एल एक यूनिट थी मेजरिंग, उस कंट्री में ये इतने मीटर थी। यू आर नॉट सपोज टू मेक नोट्स लाइक दैट, आपको बनाने ही नहीं है बच्चों नोट्स, वैसे क्यों बना रहे हो आप, एक एनसीईआरटी दूसरी एनसीईआरटी तैयार मत करो, एक एनसीईआरटी से टेप के सारा वहां से कॉपी करके, छोटी छोटी चीजें। लिबरलिज्म आया, एरिस्टोक्रेट्स की बात हो गई, मिडिल क्लास की, लिबरलिज्म आया, क्या मतलब है पॉलिटिकल में, इकोनॉमिकल में, कोई क्वेश्चन आ जाए कैसे से आ जाए तैयार है। ये 4 पैराग्राफ का 4 पेजेस ऑलमोस्ट की जो हमने चीज है ये एक स्लाइड में समराइज कर ली है। यहाँ पे यही फैक्ट है, कोई ज़ोल्वरिन 1834 में बना था। ये क्या था, प्रशिया का एक इनिशिएटिव था। क्या था ज़ोल्वरिन, कि ये यूनिफाई कर रहा था जर्मन स्टेट्स को इकोनॉमिकली, और इसमें क्या कर रहे थे, टैरिफ्स को रिमूव कर रहे थे और करेंसीज को 30 से 2 पे ले आए थे, ठीक है। तो ज़ोल्वरिन वाज एन इनिशिएटिव बाय प्रशिया, इट वाज अ प्रोडक्ट ऑफ इकोनॉमिक लिबरलिज्म। तो इसमें क्या किया, यूनिफाई किया जर्मन स्टेट्स को इकोनॉमिकली। उन्होंने बोला कि कोई टैरिफ नहीं देना, कोई ड्यूटी नहीं देनी है, इंटरनली कोई ड्यूटी नहीं लगेगी, करेंसीज भी बहुत सारी नहीं होंगी, क्योंकि उससे क्या होता है, ट्रेड में रुकावट आती है, ट्रेड बंद होता है, ठीक है, नहीं कर पाते हो, इजी नहीं होता है। तो ये सब हुआ वहां पे, रिमूव किए टैरिफ्स और करेंसीज, 30 से कितनी कर दी ज़ोल्वरिन के अंडर, 2, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। देखो क्या होता है, अब इन लोगों ने पावर चख रखी थी, एक बार दे हैव टेस्टेड, जिसने एक बार पावर का स्वाद चख लिया हो, बहुत मुश्किल है उस इंसान के लिए पावर छोड़ना। तो अब ये लोग बोल रहे थे कि यार हमारा कमबैक कब होगा। जैसे आप लोग सोचते रहते हो ना, यार एक टाइम पे तो मैं बड़ा अच्छा पढ़ता था, अब पता नहीं मुझे क्या हो गया, मेरा कमबैक कब होगा। तो वैसे ही कंजर्वेटिज्म किन की आइडियोलॉजी थी, जो एरिस्टोक्रेट्स थे। एरिस्टोक्रेट्स कौन लोग थे, मोनार्क्स, अपर क्लास लोग, तो ये रूल करते थे, ठीक है।
इनका क्या था, बोलते थे कंजर्वेटिज्म क्या है आइडियोलॉजी, बोलते हैं सारी चीजें पुराने तरीके से होनी चाहिए, चाहे वो चर्च की सुप्रीमेसी हो, चाहे वो मोनार्की हो, किंग हो, फैमिली इंस्टीट्यूशंस। क्यों? क्योंकि इनका फायदा था उस चीज में। होता क्या था, जब पुराने तरीके से चीजें होंगी तो पुराने तरीके से चीजें जब होंगी तो इनके तरीके से चीजें होंगी, वो इनके तरीके से चीजें होंगी तो इनकी डोमिनेंस सोसाइटी पे बनी रहेगी। तो दैट इज वाई एक नए तरीके की कंजर्वेटिज्म आई। इनको अपना राजपाट तो चाहिए था भाई। अब देखो, राजा के पास अगर नए तरह के इक्विपमेंट्स आ जाए, वेपन्स आ जाए, किसको नहीं चाहिए? ठाट बाट तो चाहिए लोगों को, वही। और अब एक बात बताओ, जिस चीज के लिए 100 लोग मतलब लड़ने के लिए लगे हुए हैं, उसी चीज को अगर 5 लोग कर सकते हैं, क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी आ गई, नई आर्मी है, नया सब कुछ है, तो उनको मॉडर्न टेक्निक से कोई दिक्कत नहीं थी। वो क्या बोलते थे कि मॉडर्न वे ऑफ लिविंग तो ठीक है हमारे लिए, पर जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो चाहे रिलीजियस हो, चर्च हो, प्रॉपर्टी हो, फैमिली हो, ये ट्रेडिशंस हम पहले की तरह रखेंगे। तो क्या हुआ, नेपोलियन के हारने के बाद 1815 के बाद 4 कंट्रीज, ये जो है कीवर्ड ब्राप, बाप नहीं ब्राप, ठीक है, बाप से भी याद रख सकते हो, ब्राप, इन कंट्रीज ने बाप वाला ही रोल दिखाया कि भाई नेपोलियन आप चले जाओ, आपकी हो गई है छुट्टी, बाय बाय टाटा, सी यू, कभी भी नहीं सी यू। और क्या बोला इन्होंने, ये कंट्रीज कौन थी, कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ, सब बच्चे लिखेंगे ये कंट्रीज कौन सी थी। ये कंट्रीज थी ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया एंड प्रशिया। इन कंट्रीज ने रोल प्ले किया है, ब्राप कंट्रीज, बाप से याद कर लो ब्राप, ठीक है। इन कंट्रीज ने रोल किया है प्ले किसको, नेपोलियन को उखाड़ फेंकने का। तो इन्होंने क्या किया बच्चों, उसके जाने के बाद जो हमारे ऑस्ट्रेलियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक एक बंदा है, उसकी वो एक तरीके से हेड लगा लो, ठीक है, वो हेड कर रहा था एक, क्या हमारे पास कांग्रेस हुई, प्लेस क्या था ये, वीना, कांग्रेस ऑफ वीना 1815। नेपोलियन के हारने के बाद 4 कंट्रीज हैं जिनका रोल रहा है। इन्होंने बोला कि जो नेपोलियन ने उल्टे काम किए हैं, इनके लिए तो उल्टे काम ही थे, वो हम दोबारा से सही करेंगे, हमें अपना राजपाट चाहिए वापस। तो ये कंट्रीज ने क्या किया, मोनार्कीज रिस्टोर की, जो सबसे पहला इनका काम था। बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर किया फ्रांस में। नेपोलियन ने जो चेंजेस लेके आए थे नेपोलियन साहब, उनको हटा दिया गया। इन्होंने यूरोपियन बाउंड्रीज रीड्रॉ की, क्योंकि क्या कर रहे थे नेपोलियन, फ्रेंच एक्सपेंशन कर रहे थे, फ्रांस को एक्सपैंड कर रहे थे, टेरिटरीज जीत रहे थे, और लोगों को भी दूसरी कंट्रीज के, फ्रांस की आर्मी में धक्के से क्या लाया जाता था, लड़वाया जाता था, बोलते थे फ्रांस को और बड़ा करूंगा। तो वो इन्होंने वापस से ठीक किया, रीड्रॉ की बाउंड्रीज, जो कंट्रीज थी उन जो, और सॉरी टेरिटरीज थी, कंट्रीज नहीं बोलेंगे, क्योंकि एवरीबडी वाज नॉट, एवरी नेशन वाज नॉट अ नेशन स्टेट एट दैट टाइम, ठीक है। तो इन्होंने फ्रेंच एक्सपेंशन को रोका, नए स्टेट्स क्रिएट किए फ्रांस की बाउंड्री पे कि यार ये और जो बदतमीजी वाली हरकतें हैं ना, ये नहीं चलेंगी, जितना फ्रांस है उसको उतना ही रहने दो। तो उसको गार्ड करने के लिए अपना कंट्रोल, टेरिटरीज उसके आसपास एक्सपैंड की, बांट दी गई और कंट्रीज को। तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ, ये क्या था, बिग पावर्स में हुआ कि हम पहरेदारी करेंगे, अब ये सब नहीं होगा। ऑस्ट्रिया को नदर्न इटली दे दिया, रशिया को पोलैंड दे दिया। जर्मन कन्फेडरेशन जो 39 स्टेट्स की थी, उसको इन लोगों ने नहीं छेड़ा। कंजर्वेटिव रिजीम्स ऑटोक्रेटिक थी, वो तानाशाही अपनी चलाती थी, हमारे खिलाफ कोई कुछ नहीं लिखेगा। सॉरी, क्या था यहाँ पे, कंजर्वेटिव रिजीम्स ऑटोक्रेटिक थी, प्रेस को फ्रीडम नहीं थी, बोल नहीं सकता था, मतलब कोई भी हमारे खिलाफ कुछ नहीं बोलेगा, ना अपना ओपिनियन रखेगा, ना लिखेगा, ना बोल पाएगा। तो ये सेंसरशिप बहुत थी, लोग इससे बहुत दुखी थे कि यार ये क्या हरकतें हैं आपकी। तो ऑल इन ऑल दे हैड अ वेरी नेगेटिव पिक्चर आफ्टर नेपोलियन, बट इन्होंने अपना कंट्रोल, अपना दबदबा दिखाया किसके थ्रू, कांग्रेस ऑफ वीना 1815, 4 कंट्रीज, रिपीट द नेम आफ्टर मी गाइज, ब्रिटेन, ऑस्ट्रिया, रशिया, प्रशिया, ठीक है, ब्रिटेन, रशिया, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, ब्राप आर द कंट्रीज,
ठीक है, इन्होंने क्या किया, सप्रेस किया किसको, लिबरल और नेशनलिस्ट आइडियाज को। पिछली हमारी आइडियोलॉजी कौन सी थी, लिबरल नेशनलिज्म, इसको सप्रेस करने की कोशिश की। 1815 के बाद ये लोग आए हमारे पास, न्यू कंजर्वेटिज्म। न्यू कंजर्वेटिज्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि मॉडर्न चेंजेस को ये थोड़ा बहुत रखना चाहते थे और ये नए तरीके से अपना दबदबा दिखाने आए थे फिर से। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं, क्या आती है हमारी आइडियोलॉजी, रेवोल्यूशनरीज। अब ये रेवोल्यूशनरीज कौन थे यार, अब ऐसी हरकत कोई सोसाइटी में करेगा, इतना दबदबा अपना दिखा रहे हो हमारे ऊपर, तो इसी का रिएक्शन था। जो लोग आए उनको क्या बोल रहे थे हम, रेवोल्यूशनरीज। 1815 के बाद लिबरल नेशनलिस्ट ने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करने लगे वो, टू फाइट मोनार्कीज एंड प्रमोट लिबर्टी थ्रू नेशन स्टेट्स। आइडिया अभी भी कंटिन्यू हो रहा था, उन्होंने भी हार नहीं मानी। क्या होता है बच्चों, जब रेवोल्यूशन चल रही होती है तो अप्स एंड डाउन्स आते हैं। एक टाइम होता है पीक पे चल रही होती है, फिर सप्रेस कर देता है, फिर से उठते हैं लोग किसी और फॉर्म में या सेम वही लोग। तो यही रेवोल्यूशनरीज जो थे ये किसके अगेंस्ट थे, जो कंजर्वेटिव्स थे, कंजर्वेटिज्म, इसके रिएक्शन में इसको कैंसिल करने जो कैटेगरी आई उनको हम रेवोल्यूशनरीज बोलते हैं। ठीक है, ये कौन से कंजर्वेटिव्स, वही मोनार्क्स, रूल करने वाली एरिस्टोक्रेटिक क्लास, ऑटोक्रेसी जो अपना डिक्टेटरशिप, तानाशाही जैसी हरकतें करती थी। ऐसे ही एक महान रेवोल्यूशनरी का नाम है जिसेपी मज्जीनी। मज्जीनी क्यों बोल रही हूँ बच्चों मैं, पिज्जा जैसे होता है ना, पिज्जा नहीं होता, पिज्जा, ऐसे ही मज्जीनी इटालियन नेम है ये। जिसेपी मज्जीनी एक बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी लीडर माने गए हैं। ये एक इटालियन रेवोल्यूशनरी लीडर थे। इनके बारे में डिटेल्स याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन अक्सर बन जाता है इस पे। ठीक है, जिनोआ में पैदा हुए 1805 में, 1805 में। फिर इन्होंने क्या किया, सीक्रेट सोसाइटीज क्यों चल रही थी यहाँ पे, क्योंकि अब उस टाइम पे उनका दबदबा चल रहा है, वो सप्रेस कर रहे हैं, तो ओपनली कोई रेवोल्यूशन नहीं हो पा रही थी क्योंकि वो डोमिनेंट थे उस टाइम पे। कभी कोई ऊपर रहेगा कभी कोई, क्योंकि पावर क्या है, पावर इज अ जीरो सम गेम। ठीक है, तो ऊपर नीचे चलता रहता है। तो क्या हो रहा था, अब बोलोगे मैडम हमें भी पावर चाहिए, नहीं नहीं नहीं, पावर इक्वल्स के बीच में ऐसे नहीं होता कि स्टूडेंट बोलेगा मैं तो ज्यादा पावरफुल हूँ टीचर से, कल को बोले मैडम मेरी आज पावर चलेगी क्लास में, नहीं वो सब नहीं होता। या पापा को बोलो पापा एक चांटा मार के नीचे फेंक देंगे कि चल तेरी पावर चलेगी, इत्तू सा तू है नहीं लप्पू गई का। तो क्या करेंगे, ये सीक्रेट सोसाइटी इन्होंने एक ज्वाइन की थी, कार्बोनेरी करके नाम था, ये रेलेवेंट नहीं है, कहानी रेलेवेंट है कि इनको निकाल दिया गया 1831 में क्योंकि ये रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज कर रहे थे, क्रांति लाने की कोशिश कर रहे थे। तो इन्होंने फिर अपनी दो अंडरग्राउंड, नीचे ही नीचे ये काम कंटिन्यू करते गए। तो अंडरग्राउंड ग्रुप्स बनाए, एक यंग इटली और एक यंग यूरोप। यंग इटली मार्सिलेज में था और यंग यूरोप बर्न में थी। इसमें मेंबर्स हर जगह से थे क्योंकि यूरोप बड़ा हो गया ना सेट इसका, इटली इज कंट्री, यूरोप इज कॉन्टिनेंट। तो अब है वो चीजें, बट उस टाइम पे इन्होंने क्या किया, यंग इटली बनाई। इनका हमेशा से आइडिया था कि जो ये छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ है ना, ये इटालियन यूनिफिकेशन का आइडिया हमेशा से बोलते थे कि हम एक नेशन, एक राष्ट्र डिजर्व करते हैं जो हमें छोटे छोटे हिस्सों में, कोई कहीं रूल कर रहा है कोई कहीं नहीं, एक पूरी टेरिटरी होनी चाहिए, एक फीलिंग होनी चाहिए, एक नेशन होना चाहिए। आगे भी हम पढ़ेंगे, इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है बच्चों यूनिफिकेशन ऑफ इटली में। तो इन्होंने क्या कहा कि यार नेशन तो नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड है और इसको तो यूनिफाई करना ही है, रिपब्लिक बनाना ही है। रिपब्लिक मतलब हमारा हेड चोजन होना चाहिए, लोग जो नागरिक हैं, सिटीजन्स हैं, वो अपना हेड खुद चूज करें, हमारे पास एक कंट्री होनी चाहिए। ये तो बहुत नेचुरल यूनिट है, किसकी, मानव जाति की, मैनकाइंड की। तो हिज आइडियाज इंस्पायर्ड रेवोल्यूशनरीज, बहुत इंस्पायरिंग इंसान थे ये उनके लिए। पूरे यूरोप में इनके आइडियाज ने इंस्पिरेशन फैलाई और कंजर्वेटिव्स क्या कर रहे थे, इनसे डर रहे थे। जो मेटरनिक हैं उन्होंने इनको मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर बोला है। कौन थे, कंजर्वेटिव्स के सपोर्टर थे मेटरनिक, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। उन्होंने क्या बोला कि ये सबसे डेंजरस इंसान है हमारे सोशल ऑर्डर के लिए, खराब कर रहा है जो हमारी सोसाइटी का ऑर्डर इस टाइम पे चल रहा है। तो फिर
क्या होता है आगे बच्चों, फिर से हमारा चैप्टर आ जाता है एक स्टोरी लाइन की फॉर्म में। 1830 टू 1848 की बात करते हैं, वहां पे हम आइडियाज डिस्कस कर रहे थे। तो यहाँ पे क्या होता है, लिबरलिज्म एंड नेशनलिज्म बिकेम लिंक्ड विद रेवोल्यूशन अक्रॉस यूरोप। इस टाइम पीरियड में यूरोप में बहुत सारे रेवोल्यूशंस पैरेलली चल रहे थे, कहीं 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 कहीं। वही खरबूजे को देख के खरबूजा रंग पलट रहा है, सब लड़ाइयां कर रहे हैं, सब में एक क्रांतिकारी भावना आई हुई है, सब कह रहे हैं यार हम अपने हकों के लिए लड़ेंगे, सब कह रहे हैं हमें एक नेशन स्टेट बना दो। वही कि वहां से एक जगह से आइडियोलॉजी इंस्पायर कर रही है और लोगों को। वही कि कोई एक्सरसाइज करने लग जाए, 2 दिन 4 दिन 10 दिन करेगा, जब थोड़े बहुत रिजल्ट आने लग जाए ना, पड़ोसी भी बोलेगा यार चलो जी हम भी वॉक करने चलते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो देखो फलाना फलाना आदमी कितना पतला हो गया, उनकी वाइफ कितनी फिट हो गई है। तो वही रीस करते हैं लोग, वही मतलब रीस करो जलो नहीं, सीखो, इंस्पायर हो। ठीक है, तो इसमें 3 चीज़ों की बात की है। एक तो फ्रांस की बात की है हमने, 1830 की रेवोल्यूशन की, रेवोल्यूशन जुलाई रेवोल्यूशन की बात हो रही है यहाँ पे, फिर बेल्जियम की बात हो रही है, और फिर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की बात हो रही है इस किसमें 1830 टू 1848 जो हमारी रेवोल्यूशंस हैं। होता क्या है बच्चों, जुलाई रेवोल्यूशन जो थी इसमें बर्बन मोनार्की ऑटोक्रेटिकली रूल कर रही थी, लिबरल्स को दबा दिया जा रहा था, देखा हमने अभी। तो 1830 में मिडिल क्लास लेड, ये पहले पेजेंट्स कर रहे थे, निचले तबके के लोग। अब जो वो मिडिल क्लास डेवलप हुई थी, वो मिडिल क्लास अपने लिबरल नेशनलिस्ट आइडियाज के साथ सामने आई और उन्होंने बगावत की। उन्होंने बोला कि हमें ये सेंसरशिप नहीं चाहिए, हमें दबा के मत रखो, हमें वोटिंग राइट्स भी चाहिए, और जो ये एक तरफा रूल चल रहा है, किसी की आप सुन नहीं रहे हो, ये हमें नहीं चाहिए, एब्सोल्यूट रूल हमें नहीं चाहिए। तो किंग चार्ल्स को भगा दिया गया, किंग चार्ल्स 10 को। लुई फिलिप एक नए कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बने, क्योंकि यहाँ पे क्या था, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क मतलब ये एब्सोल्यूट मोनार्क थे। फिर किसमें कन्वर्ट हुआ फ्रांस 1830 में, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में, क्योंकि लिमिटेड रॉयल पावर्स हैं और एक इलेक्टेड पार्लियामेंट होगा, पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस फॉलो किया जाएगा, पार्लियामेंट के साथ बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन होगी, एक तरफी आपकी पावर्स नहीं चलेंगी। तो इससे क्या होता है, फ्रांस इवेंचुअली एक रिपब्लिक भी बनता है, किसमें, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन में 1848 में। इसकी भी हम बात करेंगे। तो क्या ढोल नगाड़े बजा दो, फ्रांस आजाद हो चुका है यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की से, फिर वो रिपब्लिक की तरफ भी जाएगा 1848 में। पर जो ये 1830 की रेवोल्यूशन थी, इसका रिजल्ट क्या निकला, एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की से लुई फिलिप जब आए कि किंग तो है, मोनार्क तो है, पर बैलेंस ऑफ पावर रहेगा, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आ गई फ्रांस में। ठीक है, तो ये किसने लीड की थी, ये मिडिल क्लास लेड रेवोल्यूशन थी। जो हमारी नई मिडिल क्लास आई थी उभर के, कहां से, एरिस्टोक्रेट्स वर्सेस न्यू मिडिल क्लास, जो हमने डिस्कस किया। बीच में एक्टिव रिकॉल करते रहो सब लोग। फिर बेल्जियम की हम बात करते हैं 1830 की, इससे ही इंस्पायर होके बेल्जियम में क्या किया, बेल्जियम ने रिवॉल्ट किया और फिर वो यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो जाता है बेल्जियम भी यहाँ पे। ठीक है, फिर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस को हम थोड़ा डिस्कस करते हैं। ग्रीक क्या था बच्चों, ग्रीक यूरोपियन सिविलाइजेशन को कैरियर माना जाता था, कार्टल माना जाता था, कि ये डिपिक्ट दिखाता है एक क्या, यूरोपियन सभ्यता, यूरोपियन सिविलाइजेशन। तो ऑफ कोर्स जब चीज कोई सिंबलाइज कर रही है किसी सिविलाइजेशन को, तो उसमें हम बहुत प्राउड लेंगे। तो यूरोपियंस क्या करते थे, बहुत प्राउड लेते थे। अब इसमें क्या था, ग्रीक उस टाइम पे कॉलोनाइज किया हुआ था एक तरीके से, ऑटोमन एम्पायर के अंडर था। ऑटोमन एम्पायर इज अ मुस्लिम एम्पायर। तो ऑटोमन एम्पायर के अंडर जब था, तो लोगों को ये बात बहुत चुभने लगी, क्या इतना बुरा हूं क्या, चुभने लगा हूं क्या, वो वाला हो गया लोगों के साथ। लोग बोलते कि यार ये तो नहीं चलेगा, हम तो अपने कल्चर की सुपीरियरिटी को मेंटेन करेंगे। इसलिए बहुत लोगों ने सपोर्ट किया ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में। इसी में एक हमारे क्या थे, इंग्लिश पोएट भी थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया, इस वॉर को। वो उसमें ही डाइड ऑल्सो, लॉर्ड बायरन। ठीक है, रिवॉल्ट ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट था, नेशनलिस्ट आइडियाज, वही नेशन स्टेट वाली फीलिंग।
ग्रीक्स ने क्या किया, सपोर्टेड बाय ग्रीक्स इन एग्जाइल एंड यूरोपियन सिंपथाइजर्स ड्यू टू लव फॉर एंशियंट ग्रीक कल्चर। आज भी अगर आप यूरोप घूमने जाते हो तो इट्स अ वेरी सुपीरियर कल्चर, ठीक है। तो ग्रीक इंडिपेंडेंट हुआ यहाँ पे, ये भी रेवोल्यूशन का रिजल्ट क्या हुआ, देखो यहाँ पे है हमारा ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, इसके तहत ग्रीक भी इंडिपेंडेंट हो गया। लो जी, ग्रीक भी आजाद करा दिया, बेल्जियम का भी पीछा छुड़वा दिया है, किससे, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से। और यहाँ पे हमारे पास इसको भी, तानाशाह राजा को भी भगा दिया है, किंग चार्ल्स को, और हमारे पास नए साहबजादे आ चुके हैं, लुई फिलिप फ्रांस में कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बन चुका है। स्टोरी कहां तक चल रही है अब हमारी, 1830 टू 1848 की रेवोल्यूशंस, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1821, ठीक है। और किसमें आजाद, स्टार्टिंग ये है, और आजाद कब मिलता है हमें, रिजल्ट कब मिलता है, इंडिपेंडेंस मिलती है ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल 1832, ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। जब हम जीतते हैं इस स्टोरी में, हम नहीं, मतलब स्टोरी जो चल रही है यहाँ पे, लोगों का स्ट्रगल, ठीक है। तो सब किससे इंस्पायर्ड था ये, रेवोल्यूशनरी और नेशनलिस्ट आइडियाज से। लिबरलिज्म और नेशनलिज्म क्या हो गई थी, रेवोल्यूशन जो यूरोप में आई है उससे लिंक हो गई थी। आगे जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, फिर से एक आइडियोलॉजी, एक वो आती है, यहाँ पे बात करते हैं हम, रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। उस टाइम पे हो क्या रहा था बच्चों, रोमांटिसाइज किया जा रहा था कल्चर को, जैसे हम करते हैं भारत माता, ठीक है, पेंटिंग्स अच्छी अच्छी बनाएंगे, अपनी हिस्ट्री के बारे में अच्छी अच्छी बातें करेंगे। हमारे लोगों को भी जब इंस्पायर करना था ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट लड़ने के लिए, तो हमने भी यूज किया, पोइट्री का यूज किया, ठीक है। अभी मान लो मैं कोई पोइट्री ऐसी बोल देती हूँ, आपके अंदर एकदम से जज्बात आ जाएगा, ऐसे कि यार कर देंगे सब मोटिवेशन, ये दुनिया हिला दूंगा मैं तो, ठीक है, पोपटलाल की तरह। तो वो सब हो जाता है आप लोगों के साथ भी। तो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आर्ट। तो रोमांटिसाइज किया गया नेशनलिज्म को इमोशंस के थ्रू, फोक कल्चर के थ्रू, शेयर्ड हिस्ट्री के थ्रू, ठीक है। जैसे जर्मनी का एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है, पॉलिश एग्जाम्पल दिया हुआ है कि पोलैंड में रशिया का डोमिनेशन था, उसको फाइट करने के लिए पॉलिश लैंग्वेज लोग ज्यादा बोलते थे। जैसे हमने ब्रिटिशर्स को फाइट करने के लिए संस्कृत, हमारी हिंदी, हमारा स्कूलिंग सिस्टम, सब कुछ स्वदेशी होना चाहिए, वो सब किया था। ऐसे ही यूरोप में भी ऐसे ही टूल्स यूज किए गए। तो जर्मनी में क्या बिलीव किया जाता था, दास वोल्क, मतलब कॉमन पीपल को रोमांटिसाइज किया गया कि ट्रू कल्चर तो उनमें ही बसता है, जर्मनी इनसे ही देखा जा सकता है ट्रेडिशंस में। पोलैंड में कैरोल कुरपिंस्की ने क्या यूज किया, ओपेरा किया, फोक म्यूजिक किया, नेशनलिज्म को इंस्पायर करने के लिए। तो क्या एक रोमांटिसिज्म आया कि यार सब कुछ बहुत खूबसूरत है, बहुत महान है हमारी हिस्ट्री, हमारे गाने, हमारा सॉन्ग्स, पोइट्री, बुक्स, म्यूजिक, एवरीथिंग, ठीक है। तो उसके थ्रू लोगों ने क्या किया, ये एक सॉफ्ट फॉर्म ऑफ क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, लोग दिखाते हैं। तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनलिस्ट फीलिंग कैसे लोगों में लाई। आगे बढ़ते हैं हम, हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर बच्चों, देखो एज ऑफ रेवोल्यूशंस आई, उसमें ही हम डिस्कस कर रहे हैं रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फीलिंग। उससे पहले हम ये डिस्कस कर रहे थे, उसके बाद हम हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट डिस्कस कर रहे हैं। अब ये क्या है टॉपिक हमारा कि देखो उस टाइम पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, सिटीज में एक्सपेंशन हो रही थी, पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, तो लोगों के रहने के लिए जगह नहीं थी। लोगों के लिए रहने के लिए जगह नहीं थी तो गरीबी भी थी उस टाइम पे, ठीक है। सिटीज में स्लम एरियाज बहुत बढ़ रहे थे, तो रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ, उससे क्या हुआ, ऑफ कोर्स अनएम्प्लॉयमेंट होगी, लोगों के पास काम नहीं था, ओवर क्राउडेड थे सिटीज। स्मॉल प्रोड्यूसर्स जो थे उनका काम छिन गया था, क्योंकि क्या हो रहा था, ट्रेड उस टाइम पे एक्सपैंड हो रहा था। तो हमारी चीप इंग्लिश मशीन मेड गुड्स ने क्या रिप्लेस कर दिया था, जो पेजेंट्स, वीवर्स हैं, उनके प्रोडक्ट्स को, तो उनको बहुत हानि हो रही थी। तो पेजेंट्स के साथ भी अन्याय हो रहा था, वो क्या कर रहे थे, फ्यूडल ड्यूज दे रहे थे। और क्या था इस टाइम पे, बैड हार्वेस्ट भी थी। बैड हार्वेस्ट जो हुई तो एग्रीकल्चर में नुकसान हुआ तो ये फ्यूडल ड्यूज भी नहीं पे कर पा रहे हैं, शॉर्टेज हो गई फूड सप्लाई की,
महंगाई हो गई, खाना महंगा है, फूड प्राइसेस बढ़ गए, तो लोगों में गुस्सा उत्पन्न हो रहा था कि यार इतनी सारी प्रॉब्लम्स हमारे साथ चल रही है। जब कंट्री में इकोनॉमिकली इतनी सारी प्रॉब्लम्स चलेंगी तो ऑफ कोर्स हम गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे, हेड ऑफ द कंट्री टेरिटरी को ब्लेम करेंगे कि यार तू अच्छे से नहीं चला पा रहा, और गुस्सा लोगों में और बढ़ जाएगा उस सिचुएशन से। तो इसी से क्या होता है, 1848 जो पेरिस रेवोल्यूशन है, ये फूड शॉर्टेज और अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से ट्रिगर हुई थी, जिसमें क्या किया, लुई फिलिप को भी लोगों ने भगा दिया कि भाग यहां से, हमें तू भी नहीं चाहिए। पहले कौन भगाया, किंग चार्ल्स द 10th, उसको भगाया, एब्सोल्यूट मोनार्की से कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हुई 1830 में हमारी। फिर 1840 में पेरिस रेवोल्यूशन जो हुआ, उसमें क्या किया इन्होंने, लुई फिलिप को भी भगा दिया, और फ्रांस को फाइनली 1848 में एक रिपब्लिक डिक्लेयर किया गया। चलो जी, मुबारक हो, फ्रांस की आजादी मिल गई। वोटिंग राइट्स मिले टू ऑल एडल्ट मैन, और इसमें जब ऑफ कोर्स रिपब्लिक डिक्लेयर करेंगे तो अच्छी अच्छी चीजें भी होंगी, ये बहुत स्वाभाविक है, ठीक है। अगर पुराने जैसा सिस्टम ही चाहिए होता तो हम पागल थे इतनी लड़ाई करते। राइट टू वर्क गारंटी किया गया, और यहाँ पे एक और ऐसी ही रेवोल्यूशन की बात की गई है, हंगर, हार्डशिप और रिवोल्ट वाले टॉपिक में। 1845 में सिलिसियन वीवर्स, जो एक सिलिसियन वीवर्स ने रिवोल्ट किया, उनकी वेजेस काट ली गई क्योंकि सिचुएशन बुरी चल रही थी इकोनॉमिकली, तो उनको गुस्सा आया, प्रोटेस्ट हुआ, तो उन्होंने क्या किया, लोगों के घरों पे जाके जो उनके मालिक थे वो प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, मारधाड़ स्टार्ट हो गई। तो दिस इज ऑल्सो डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक। आई होप इट इज क्लियर कि पॉपुलेशन बढ़ेगी, रहने की जगह नहीं होगी, गरीबी बढ़ेगी, फूड शॉर्टेज होगी तो प्राइसेस बढ़ेंगे, स्मॉल प्रोड्यूसर्स का नुकसान हो रहा है, गरीबी बढ़ रही है, पेजेंट सफर कर रहे हैं कि एक तो फसल अच्छी नहीं जा रही है और टैक्स भी देना पड़ रहा है। इससे ही क्या हुआ, कंबाइन एक गुस्से की सिचुएशन, माहौल पैदा हो जाता है। फिर वो क्या करते हैं, किंग को ही भगा देते हैं कि तू हट, निकल यहाँ से, दफा हो जा, तू अच्छा राजा नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकता। उसकी बैंड बजा दी। लुई फिलिप को क्या करना पड़ा, भागना पड़ा देश छोड़ के। बहुत सिमिलर सिचुएशन साउंड कर रही होगी, आस पड़ोस में बहुत हो रहा है हमारे देश के, ऐसा होता रहता है, देखते रहते हैं हम, समझने वाले समझ गए हैं ये वाला जोक, ठीक है। तो क्या किया, इकोनॉमी की सिचुएशन बेटर करने के लिए ये लोगों ने लड़ाई लड़ी, और फिर रिपब्लिक बना फ्रांस फाइनली 1848 में, फेब्रुअरी रेवोल्यूशन जिसको हम बोलते हैं। एंड वन थिंग इज मेंशन्ड, 1845 का सिलिसियन वीवर्स का प्रोटेस्ट, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, 1848 के बाद की कहानी अब स्टार्ट हो रही है हमारे पास। 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। अब इसमें क्या होता है बच्चों, जो ये हमारी एजुकेटेड मिडिल क्लास है ना, ये इतने दबे कुचले लोग नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, पेजेंट्स और जैसे वर्कर्स की हालत बुरी थी, उन्होंने ये वाला रिवॉल्ट लीड किया। इसके साथ साथ एक और रिवॉल्ट चल रहा था जो लीड कर रहे थे कौन से, हमारे एजुकेटेड क्लास। तो ये क्या कह रहे थे, हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए और हमें नेशनल यूनिफिकेशन करना है, जो इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स नहीं है वहां पे, कि यार इकट्ठा करो, पूरे नेशन बनाओ। ये बार बार इसी चीज के पीछे पड़े हुए थे, नेशन बनाओ, राइट्स बनाओ, यूनिफाई करो, ठीक है, यूनिफाई करो, जो अलग अलग मोनार्क्स रूल कर रहे हैं। तो ये उस लाइंस पे बातें कर रहे थे। तो मिडिल क्लास ग्रुप ने, ऐसा ही एक एग्जाम्पल है हमारे पास, कहाँ, जर्मनी में बच्चों। तो यही मिडिल क्लास लेड जो रिवॉल्ट था, इसमें इन्होंने क्या किया, 831 लोगों को रिप्रेजेंटेटिव बना के कहाँ भेजा, सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के रूप में इन्होंने भेजा। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में रिप्रेजेंटेशन करने इलेक्ट करके कितने, 831 रिप्रेजेंटेटिव्स। इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बनाने के लिए जर्मनी को। तो अब होता क्या है, इन्होंने बोला एक राजा को कि यार देखो, ये हमारी इलेक्टेड बॉडी है, ये बंदे गए हैं, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, आप लो और इसके हिसाब से हमारा देश चलाओ, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होनी चाहिए। जर्मनी की बात है। तो किंग फ्रेडरिक विल्हेम IV ऑफ प्रशिया, इन्होंने क्या किया, रिजेक्ट कर दिया कि हमें नहीं चाहिए, मैं नहीं चलूंगा, मैं अपने हिसाब से ही चलूंगा। एंड एरिस्टोक्रेटिक ऑपोजिशन लेड टू दी पार्लियामेंट्स कोलैप्स। जो ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का आइडिया था, सेंट पॉल चर्च एक जगह है जहां इन्हें मिलना था, जहां ये सबमिट किया गया, तो किंग ने सरेआम बर्खास्त कर दिया। ये बोलता है नहीं करूंगा, अपनी मनमानी चलाऊंगा। जर्मनी की ये बात है। 1848 में
क्या हो रहा था हमारे पास, जो मिडिल क्लास है लिबरलिज्म, उसके तहत ये लोग ये काम कर रहे थे। तो विमेन ने भी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया लिबरल मूवमेंट में, बट इन्हें वोटिंग राइट्स डिनाई कर दिए गए। एंड इनको क्या किया, ये कर तो बहुत अच्छा काम रहे थे, इंस्पायरिंग आइडियाज थे इनके, चेंज लाने की बात कर रहे थे, बदलाव की, पर यहाँ पे भी देखो पेट्रियार्की, पितृ सत्ता सोच अभी भी थी, विमेन को आगे नहीं आने दिया जा रहा था। उस पार्लियामेंट में भी बोला कि ऊपर बैठो बालकनी में और मजा लो, वहां पे हम तुम्हें सीढ़ियों से इज्जत से नीचे आने का रास्ता इक्वल की तरह विमेन को नहीं था, इक्वल राइट्स उस टाइम पे भी नहीं थे। ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। तो विमेन सिर्फ एक महज स्पेक्टेटर की तरह वहां पे थी, और डिस्पाइट फेल तो हो गई 1848 की रेवोल्यूशन, पर इस हरकत से, इस पूरी लड़ाई से क्या रियलाइज हुआ मोनार्क्स को, राजा को, कि यार अब बदलाव की तो जरूरत है, हमें भी इन्हें कुछ कुछ राइट्स देने पड़ेंगे। जैसे देखो जब हम इंडिया में लड़ रहे थे ना, तो क्या हो रहा था, अंग्रेजों का तख्ता पलट तो होने वाला था, छक्के तो उनके छूटने वाले थे, पर उससे पहले उनको पसीने छूट चुके थे। जैसे क्रिकेट का मैच हो रहा हो, अब पता है, दिख रहा है कि यार हम हारने वाले हैं, अब कितनी बुरी तरह हारने वाले हैं, उसको थोड़ा सा बचा के थोड़ा कम बैक करने की कोशिश करते हैं। तो क्या होता है, वो बॉलिंग आइडियाज चेंज करते हैं, ऑपोजिशन वाली टीम ये वो, एंड पे इंडिया जीत ही जाती है। ऑफ कोर्स इंडिया की टीम महान है, पर क्या करते हैं, कोशिश करती है ऑपोजिशन वाली टीम, ठीक है। ऐसे ही इन राजाओं ने कोशिश की, ब्रिटिशर्स ने कोशिश की इंडिया में, यहाँ पे कोशिश की कि क्या करें, थोड़ी ऑटोनॉमी तो हम दे देते हैं, थोड़ा अबोलिशन ऑफ सर्वडम, जो हम इनसे बिल्कुल क्या कर रहे हैं, दास की तरह सारा काम करा रहे हैं, टैक्सेस भरवा रहे हैं, कोई राइट्स नहीं दे रहे हैं, ये सब तो हमें बंद करना पड़ेगा। बदलाव की हवा चल पड़ी थी किस और, जर्मनी में बदलाव की हवा चल पड़ी थी, समझ आ चुका था राजा को भी कि भाई टाई टाई फिश हो जाएगी अगर नहीं करेगा काम। तो अब आप बात करते हैं हम जर्मन यूनिफिकेशन की। देखो जर्मन यूनिफिकेशन हमें जनरली सोचेंगे कि यार लिबरल्स बात कर रहे हैं, पेजेंट्स की बात कर रहे हैं, हम मिडिल क्लास की बात कर रहे हैं, ये सब बातें कर रहे हैं, पर जर्मन यूनिफिकेशन का जो टॉपिक है, और ये हम टुवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर हम पहुंच चुके हैं। तो बच्चों जर्मन यूनिफिकेशन में क्या होता है, बहुत एक अलग चीज है आपको जो सुनने को मिलेगी, अब तक जो स्टोरी चल रही थी उसके थोड़ा सा अलग हटके बात है। अब इनकी क्या इन्होंने डिसाइड किया कि यार देखो यूनिफिकेशन, नेशनलिज्म, ये सब बातें तो हो रही हैं, ये इमोशंस, ये सेंटिमेंट्स तो पूरे जोरों शोरों से लोगों के दिमाग पे चढ़े हुए हैं, तो हमें ये काम तो करना पड़ेगा, यूनिफाई तो करना पड़ेगा। बट अब यूनिफिकेशन कैसे करनी है, हमें ही करनी है या उन लोगों से? अब उन लोगों को तो इन्होंने कुछ करने दिया नहीं, ठीक है, पार्लियामेंट का आइडिया फेल कर दिया, रिजेक्ट कर दिया कॉन्स्टिट्यूशन। अब कंजर्वेटिव्स ने ही ये जिम्मा उठाया कि हम जर्मनी को यूनिफाई करेंगे। 1848 का अटेम्प्ट जो मिडिल क्लास का था वो तो फेल हो गया था, क्रश कर दिया था इन्होंने कि यार हम नहीं करने देंगे, टाई टाई फिश फ्लॉप हो गई है, हम संभालेंगे अब कमांड, ठीक है। प्रशिया ने लीडरशिप ली जर्मन यूनिफिकेशन की। बंदा कौन था लीडरशिप जिसके अंडर थी? चीफ मिनिस्टर थे ओटो वन बिस्मार्क। ओटो वन बिस्मार्क वाज द पर्सन। इनकी लीडरशिप के अंडर जर्मनी, वो प्रशियन लीडरशिप के अंडर जर्मनी की यूनिफिकेशन हुई। 3 लड़ाइयां बिस्मार्क के अंडर लड़ी गई जो सक्सेसफुली जीती भी, प्रशियन विक्ट्री भी मानी जाती है। वो 3 लड़ाइयां थी डेनमार्क की, फ्रांस की और ऑस्ट्रिया की। इन तीनों से लड़के डेमोक्रेसी के थ्रू नहीं, रिवॉल्ट्स और डिप्लोमेसी के थ्रू हमने जर्मनी को यूनिफाई किया। 1871 में किंग विलियम वन ऑफ प्रशिया, इनको डिक्लेयर किया गया क्या? जर्मन एम्परर, कैसर बोलते हैं जिसको। ग्रैंड सेरेमनी हुई थी हॉल ऑफ मिरर्स में, पैलेस ऑफ वर्सलेज में, फ्रांस, ठीक है। तो यहाँ पे इनका क्या किया गया? राज तिलक किया गया और इनको राजा बना दिया गया। बोलो जाओ जी ले अपनी जिंदगी। जर्मन यूनिफिकेशन कंजर्वेटिव्स ने यहाँ पे कर दी। बंदा कौन था जिसके अंडर प्रशिया ने ये लीडरशिप ली? द पर्सन अंडर हुम जो 3 वॉर्स थे जीते गए, दैट पर्सन वाज ओटो वन बिस्मार्क। एंड द किंग, जो किंग बने थे वो कौन थे? किंग विलियम वन। अब यहाँ पे हम किंग फ्रेडरिक विल्हेम 4 की बात करते हैं जिन्होंने रिजेक्ट किया था। ये इन्हीं के नेफ्यू, इन्हीं का भतीजा है किंग विलियम वन, जिसको राज तिलक करा गया। इसी ने जिम्मेवारी सौंपी किसको? ओटो वन बिस्मार्क को, कि जिताओ जर्मनी को यूनिफाई कराओ। जो
देखो तीनों टेरिटरीज से क्या किया, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, फ्रांस, तीनों से जीत के और जर्मन यूनिफिकेशन कराई गई। ये पूरा का पूरा जर्मनी बना दिया गया। आई होप दिस इज क्लियर। 3 wars for 1 अंडर द लीडरशिप ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क। अब हम आते हैं इटालियन यूनिफिकेशन पे। अब दोनों में से यूनिफिकेशन, हम पहले जर्मनी का टॉपिक आता है, इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि जर्मन यूनिफिकेशन पहले हुई थी। जर्मन यूनिफिकेशन हुई थी बच्चों किसमें, 1871 में, ठीक है। और हमारी जो ये यूनिफिकेशन है देखो 1871, और जो इटालियन यूनिफिकेशन है दिस हैपेंड इन 1861। अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं कि कहानी क्या रही है, घटना क्या रही है हमारे पास। इटली एक पॉलिटिकली डिफरेंट, जैसे जर्मनी फिर भी कुछ हिस्सों में था, इटली बहुत सारे हिस्सों में बटा हुआ था। सिर्फ 2 पिडमोंट और सर्डिनिया वाला जो रीजन था, ओनली सर्डिनिया एंड पिडमोंट जो था इटालियन प्रिंसली हाउसेस के अंडर था, बाकी सब पे किसी ना किसी का राज था। नदरन इटली में ऑस्ट्रियन राज था, ठीक है, ये लोग रूल करे थे। सेंट्रल इटली पोप के अंडर था, और नीचे वाला बोथ किंगडम्स ऑफ सिसिलीज क्या था, साउथ इटली बोलता है जिसको, स्पेनिश बर्बन किंग्स के अंडर था। तो ये अलग अलग हिस्सों में पॉलिटिकली बटा हुआ था, तो इसको इकट्ठा करना और बड़ा टास्क था। 7 स्टेट्स, 19th सेंचुरी की हम ये बात कर रहे हैं। हमारी जर्मन यूनिफिकेशन पहले नहीं हुई है, 1871 में हुई है। इटालियन यूनिफिकेशन पहले हुई है। इटालियन यूनिफिकेशन का हमने अभी बात किया था रेवोल्यूशनरीज के कॉन्सेप्ट में। हु वाज वन सच पर्सन जो इटालियन यूनिफिकेशन के लिए बहुत फादर ऑफ इटालियन यूनिफिकेशन माना जाता है, दैट पर्सन इज जिसेपी मज्जीनी। बहुत बड़े रेवोल्यूशनरी रहे हैं, कोई कॉमन इटालियन लैंग्वेज नहीं थी, रीजनल डायलेक्ट्स थे उस टाइम पे। ये हालत बताई है इटली की। जो ये बंदा था हमारा लीडर, रेवोल्यूशनरी लीडर, इन्होंने सीक्रेट सोसाइटी बनाई यंग इटली नाम से, और क्या किया, यूनाइटेड इटालियन रिपब्लिक का आइडिया प्रमोट किया। इनके रिवॉल्ट्स ऑफ कोर्स फेल हो गए 1831 में, 1848 में। फिर मजीनी की फेलियर के बाद हमारे किंग राजा विक्टर इमैनुअल सेकंड, जो सर्डिनिया पिडमोंट के राजा थे, उन्होंने जिम्मा उठाया कि अब मैं वॉर से इटालियन यूनिफिकेशन करूंगा, क्रांति से नहीं हो रही है। ये लीडर्स कोशिश कर चुके हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर थे हमारे सर्डिनिया पिडमोंट के, काउंट कैवियर, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इन्होंने क्या किया था, डिप्लोमेटिक अलायंस बनाई थी फ्रांस के थ्रू, डिप्लोमेसी के थ्रू, और किसके थ्रू, वॉर के थ्रू हमने इटली को यूनिफाई कराया। ऑस्ट्रिया को डिफीट किया 1859 में, फ्रांस की किससे, भागीदारी से, क्योंकि कौन थे, काउंट कैवियर चीफ मिनिस्टर थे किसके, ये किंग थे, जो किंग विक्टर इमैनुअल, राजा होता है, प्रजा होती है, ठीक है। इन्होंने जिम्मा उठाया, चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने फ्रांस की हेल्प से ऑस्ट्रिया को हराया, किसमें, 1859 में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये जो पर्सनालिटीज है इन पे क्वेश्चन बनता है बच्चों, ठीक है। ये क्या थे, was not a democrat or revolutionary, he was a diplomat। आज भी डिप्लोमैट्स होते हैं, आई होप आप लोगों को पता हो। जो यूपीएससी का बच्चों एग्जाम होता है सिविल सर्विसेज का, वो देखो उस टाइम पे डिप्लोमेसी चल रही थी, आज भी डिप्लोमेसी चलती है। सोचो कैसे हिस्ट्री और प्रेजेंट रिलेटेड है। हमारे इंडियन फॉरेन सर्विसेज के तहत फॉरेन सर्विसेज में ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं, ठीक है। यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट करती है सिविल सर्विसेज का, उसके अंडर ये सर्विस मिलती है रैंक के बेसिस पे, और फिर आप डिफरेंट कंट्रीज में इंडिया की डिप्लोमेसी करते हो, वहां पे जाते हो, वहां पे पोस्टेड होते हो, वहां पे अपने कल्चर को, अपने लोगों को, अपनी सभ्यता, सारे रिलेशंस को देखते हो दोनों कंट्रीज के। तो ये आज भी रेलेवेंट है। तो उस टाइम पे इसके तहत इन्होंने फ्रांस के साथ अच्छे संबंध बना के ऑस्ट्रिया को हराया। चीफ मिनिस्टर काउंट कैवियर ने, राजा हमारे कौन थे, किंग विक्टर इमैनुअल 2 थे। जिसेपी गैरिबाल्डी, वॉलंटियर आर्मी कॉल्ड, इनकी एक खुद से जो लोग आए सामने, रेड शर्ट्स करके एक वॉलंटियर आर्मी थी 1860 में। ये सदर्न इटली की तरफ जाने लगे एंड टू सिसिलीज, जो ये वाला एरिया है सदर्न इटली, यहाँ पे देखो किसके अंडर था वो, स्पेनिश बर्बन किंग्स के अंडर। सेंट्रल तो जो था एरिया पोप के अंडर, नदर्न इटली वाज अंडर ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग्स, और सदर्न इटली वाज अंडर स्पेनिश बर्बन किंग्स। तो ये जाने लगे, रेड शर्ट्स करके इनकी एक आर्मी बनाई इन्होंने। कौन थे, जिसेपी
गैरिबाल्डी 1860 में, और इनको किसका सपोर्ट मिला बहुत? पेजेंट्स और स्पेनिश रूलर्स को इन्होंने डिफीट कर दिया। ये पेजेंट्स ने लड़ाई इनकी सक्सेसफुल कराई। फिर क्या होता है, फाइनली जब ये सब हो जाता है हमारा, तो इसमें क्या करते हैं हम 1861, एक सेकेंड यहाँ से रिवाइज कर सकते हो आप, एक बार देख लो। जिसिपी मज्जीनी, किंग विक्टर इमैनुअल टू वॉज द किंग ऑफ कौन सा, ये सर्डिनिया पिडमोंट रीजन के। काउंट कैवियर जो थे इन्होंने ऑस्ट्रिया के ऊपर जीत पाई थी। और सदर्न इटली वाला हिस्सा किसने जीतने में मदद करी? ये वाला हिस्सा किसने जीतने में मदद की? ऑस्ट्रिया। नदर्न इटली वाला इन्होंने, सदर्न इटली वाला हमारा जिसिपी गैरिबाल्डी ने। तो ये सब करने के बाद विक्ट्री हासिल की, विक्टर इमैनुअल टू को किंग ऑफ यूनाइटेड इटली डिक्लेयर कर दिया गया। देखो अब क्या होता है, आप किंग बना दोगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन ले आओगे, आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहे हो, पर ऐसा नहीं होता बच्चों कि सारा तबका पढ़ा लिखा हो, सबके अंदर अवेयरनेस हो, फिर भी लोगों के अंदर अभी वो फीलिंग जगानी बाकी थी। लोग इतने इलिटरेट और अनअवेयर थे कि इटली जब बन भी गया था उनको पता ही नहीं था क्या होता है कॉन्सेप्ट। ला इटालिया जिसको बोला जाता था, लोग सोचते थे कि ये तो बीवी है हमारे राजा की, विक्टर इमैनुअल टू की बीवी, उसका नाम है ला इटालिया। ठीक है, तो ये देखो कितने बुद्धू हो सकते हैं लोग। मतलब उस जमाने में भी क्या, वही लड़की का चक्कर बाबू भैया, राजा की पत्नी होगी ला इटालिया, वो देश के लिए लड़ रहे हैं कि इटली इटली इटली, और यहाँ लोग क्या कर रहे हैं देख लो। नेशनलिस्ट आइडियाज इतने जोरों से फैलाने के बाद भी लोगों के अंदर नहीं थे। अब यहाँ आता है 3 यूनिफिकेशंस की बात, नेशन स्टेट की बात करी जाती है। एक हमारा आ रहा है जर्मनी, फिर आ रहा है इटली। जर्मनी 1871 में हुआ यूनिफाई, इटली हुआ 1861 में। ठीक है, अब हमारे जो ये ब्रिटेन है, ब्रिटेन के केस को स्ट्रेंज क्यों माना जाता है? क्योंकि ब्रिटेन में कोई बगावत नहीं हुई, कोई रेवोल्यूशन के थ्रू ब्रिटेन बना ही नहीं। ठीक है, ब्रिटेन में बहुत तरह के कल्चर्स थे, इंग्लिश कल्चर, स्कॉटिश कल्चर, वेल्श और आयरिश कल्चर। ठीक है, तो ब्रिटेन नेशन एग्जिस्ट नहीं करता था 18th सेंचुरी से पहले। सबकी अपनी एक लैंग्वेज, कल्चर और पॉलिटिकल सिस्टम होता था हर एरिया में। ठीक है, अपना अपना कल्चर डोमिनेटिंग था। पर इंग्लिश डोमिनेंस का राइज हुआ, एक इनमें से एक कल्चर ने डोमिनेट कर लिया इंग्लैंड के ऊपर। इंग्लैंड होता है, प्रोनाउंसिएशन भी सीख लो, इंग्लैंड नहीं बोलना है, इंग्लैंड। इंग्लैंड बिकेम इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल। क्या हुआ, इंग्लिश पार्लियामेंट ने कंट्रोल गेन किया 1688 में, और इसी ने मेजर रोल प्ले किया है इंग्लिश पार्लियामेंट ने यूनिफाई करने के लिए ब्रिटेन को, ठीक, इसको इंग्लैंड को। एक्ट ऑफ यूनियन 1707, ये याद रखना है आपको। इसमें क्या हुआ, जो ये आइलैंड है एक तरीके से, ठीक है, एक्ट ऑफ यूनियन आया इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में, जिससे हमारा ब्रिटेन बना। इन दोनों को मिला के ब्रिटेन है बच्चों। देखो ये जो हमारा इंग्लैंड है, कभी मैप पे देख लिया करो अगर फुर्सत मिल जाए, सोशल मीडिया चला चला के, या फिर सोशल मीडिया पे ही देख लिया करो। लंदन की फोटोज तो देखते ही रहते होगे, सबका मन ललचता होगा मैं भी घूमने चला जाऊं, पता है नहीं। तो ये इंग्लैंड का जो एरिया है और ये जो स्कॉटलैंड है, इन दोनों ने मिलके ब्रिटेन की फॉर्मेशन की। ठीक है, तो इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, एक्ट ऑफ यूनियन, उससे क्या बना बच्चों, ब्रिटेन बना। इंग्लिश कल्चर जीत पा गया सब कल्चर्स पे, इंग्लिश डोमिनेंस हो गई स्कॉटलैंड पे भी। स्कॉटिश कल्चर और इंस्टीट्यूशंस को ऑफ कोर्स सप्रेस किया, वही खुद को वो मान के इंग्लिश में तो ये था ही, इंग्लिश पीपल वर वेरी वेरी ईगोइस्टिक अबाउट देयर कल्चर, सुपीरियोरिटी, इसीलिए तो आए और हम पे राज करके चले गए, और हमें बोलते थे कि ये तो काला जादू करते हैं। क्या बोलते थे इंडियंस को English people, Britishers, they used to call us India is the land of snakes and charms. सिर्फ ये काला जादू करने में, लाल किताब में विश्वास रखते हैं। ऐसी तो देखो हमारी इमेज बना रखी थी, और ये बोल बोल के हम पे राज भी करके चले गए।
स्कॉटिश हाईलैंडर्स, उनको गेलिक लैंग्वेज नहीं बोलने दी जाती थी, अपनी ड्रेसेस नहीं पहनने दी जाती थी, और सबको जो ज्यादा बकवास करते थे बोलते थे निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, ठीक है। ये सब हरकतें थी इनकी अपने देश में भी। आयरलैंड फोर्स्ड यूनियन, अब आयरलैंड देखो जो ये कल्चर थे, वेल्श, आयरिश, स्कॉटिश, इंग्लिश, इंग्लिश ने सुपीरियोरिटी पाई, स्कॉटिश को अपने साथ कर लिया, आयरिश लोगों को क्या किया, अब आयरिश यहाँ पे इन्होंने वही जैसे इंडिया में करते थे ना, फूट डालो और राज करो, यहाँ पे दो ग्रुप्स थे, कैथोलिक्स और प्रोटेस्टेंट्स, ये माइनॉरिटी ग्रुप थे, इनको तो इंग्लिश सपोर्ट करते थे। अब कैथोलिक रिवॉल्ट्स, रिपीटेड कैथोलिक रिवॉल्ट्स क्रश किए गए, इन्होंने क्या किया, आयरलैंड को, इनका तो साथ दे दिया प्रोटेस्टेंट्स का, और मेजॉरिटी को क्रश करके इसको भी यूके में मर्ज कर लिया। ये रिवॉल्ट का नाम है वॉल्फ टॉन्स रिवॉल्ट 1798। तो आयरलैंड को भी 1801 में इन्होंने क्या कर लिया, अपने साथ कर लिया। फिर क्रिएशन ऑफ अ ब्रिटिश आइडेंटिटी, देखो अब क्या हुआ, एक इन्होंने पूरा ब्रिटेन तो बना लिया, अलग अलग हिस्सों को, लोगों को, कल्चर को सप्रेस करके, किसी के साथ प्यार से, किसी के साथ गुस्से से, लड़ाई से, सब इकट्ठे हो गए, ठीक है। अब हुआ क्या, इंग्लिश कल्चर की डोमिनेंस, ठीक है, वो अब लोगों को आपने इकट्ठा तो ले आए, उनके अंदर नेशनहुड की, राष्ट्रवाद की फीलिंग कैसे डेवलप करोगे, तो वो एक बहुत बड़ा टास्क था, वो इन्होंने हासिल किया, क्रिएशन ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी, एक न्यू नेशनल आइडेंटिटी प्रमोट क्रिएट करने की कोशिश की, क्योंकि वही इंग्लिश सुपीरियोरिटी, तो इंग्लिश लैंग्वेज, एक ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक था, जो नेशनल एंथम लेके आए, गॉड सेव आवर नोबल किंग, क्योंकि ऑफ कोर्स इट वाज अ मोनार्की, अभी भी क्या है वहां पे, किंग है, ठीक है। तो अदर नेशंस बिकेम सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन, बाकियों को, किसी को सबऑर्डिनेट बना लिया, और बाकी हमने देखा क्या है। अब हमारा ये लास्ट जो हमारा टॉपिक है यहाँ पे, विजुअलाइजिंग द नेशन, ठीक है। पर्सोनिफिकेशन किया नेशंस का फीमेल एलिगरीज की फॉर्म में। अब देखो विजुअलाइज कैसे करते हैं, अब हम नेशन की बात कर रहे हैं, राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, फीलिंग की बात कर रहे हैं, अब फ्रीडम की बात कर रहे हैं, इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। यार एक देखो, एक मैं बोलूँ गणेश जी, आपके दिमाग में फटाफट इमेज आ जाएगी, मैं बोलूँ आपको शंकर भगवान, आपके दिमाग में एक इमेज आ जाएगी, एक फीलिंग आएगी, हनुमान जी है तो एक अलग फीलिंग आएगी, देवी माता है तो अलग फीलिंग आएगी। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो भारत माता क्यों बनाई गई, भारत माता, क्योंकि लोगों के इमोशन कनेक्ट करने थे, लोगों के जज्बात जोड़ने थे, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, आज़ादी पाली इंडियंस ने, तो वैसे ही यहाँ पे भी हो रहा था कि क्या कर रहे थे, विजुअलाइज करो, जब एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया कुछ भी है, फ्रीडम, इक्वालिटी, उसको जज्बात से जोड़ना, इमोशन से जोड़ना हो, एक फिगर, फीमेल फिगर के रूप में वो करना हो, उसको ही हम एलिगरी बोलते हैं। 18th और 19th सेंचुरी में आर्टिस्ट ने नेशंस को फीमेल फिगर्स की तरह रिप्रेजेंट किया। ये असली कोई रियल वुमेन नहीं थी, बट सिंबल्स थे नेशन का, ठीक है। लोग रिकॉग्नाइज, एसोसिएट करते थे खुद को। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे पास। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को ह्यूमन फॉर्म में कन्वर्ट करने को ही क्या बोलते हैं, एलिगरी बोलते हैं इस कॉन्सेप्ट को, राइट। फ्रांस को मैरीन में के रूप में सिंबल ऑफ फ्रेंच नेशन रिप्रेजेंटेड लिबर्टी एंड रिपब्लिक। कॉमन फीचर्स क्या थे, रेड कैप, ट्राई कलर फ्लैग, कोकेड, राउंड रिबन बैज, ठीक है। सीन ऑन स्टैचूज, कॉइन्स, स्टैम्प्स, जैसे गांधी जी हैं, हर चीज पे गांधी जी की स्टैम्प है, कॉइन्स पे है, नोट्स पे है, ऐसे ही जो ये फीमेल फिगर थी जो फ्रेंच को दर्शाती थी वो और जगहों पे थी। जर्मनी को जर्मेनिया के रूप में दिखा दिया, फ्रांस को मैरीन के रूप में दिखा दिया। तो ये जर्मन नेशन का सिंबल थी। ये क्या पहनती थी, क्राउन ऑफ ओक लीव्स। ओक क्या, किसका प्रतीक है, हेरोइज्म इन जर्मन कल्चर, कि आपने जो हीरोइक स्पिरिट दिखाया है, ओक उसका प्रतीक माना जाता है, ताकि लोग एक प्राउड फीलिंग से एसोसिएट करें और उस फीमेल फिगर को एक अपनी एसोसिएशन दिखाएं उससे, नेशन की अपनी, ठीक है। नेक्स्ट आता है मीनिंग्स ऑफ सिंबल्स। क्या ब्रोकन चेन, क्या बीइंग फ्रीड। ब्रेस्ट प्लेट विद ईगल सिंबल है किसका, सिंबल ऑफ द जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ। क्राउन ऑफ ओक लीव्स अभी हेरोइज्म का, बहादुरी। स्वॉर्ड किसका, रेडीनेस टू फाइट, लड़ाई करने के लिए तैयार है, तलवार उसका है।
ऑलिव ब्रांच अराउंड द स्वॉर्ड, विलिंगनेस टू मेक पीस, की लड़ाई तो कर रहे हैं, स्वॉर्ड उसका है तलवार, पर उसके अराउंड अगर एक सॉफ्ट चीज है, क्या है ये, ऑलिव ब्रांच, तो ये सिंबल है ऐसे ही। ये किसका था कि हाँ लड़ाई करने तो हम आए हैं, पीछे नहीं हटेंगे, पर हाँ हम पीस भी कर लेंगे, शांति की बातें भी कर लेंगे अगर आप रेडी हो, हम भी रेडी हैं वो करने के लिए। ब्लैक रेड एंड गोल्ड ट्राई कलर फ्लैग लिबरल नेशनलिस्ट का था 1848 में, बैंड बाय द ड्यूक्स ऑफ जर्मन स्टेट्स। रेज ऑफ राइजिंग सन क्या करती थी, बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर एरा। सूर्य उदय किसका प्रतीक है कि अंधेरा है तो सवेरा भी होगा, ठीक है। तो ये आपको एट्रीब्यूट्स और इनका सिग्निफिकेंस याद करना है, इस पे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है। आई होप यहां तक का सबको क्लियर हो गया है। मैं फिर से रिवाइज कराती हूँ आपको, यहाँ पे क्या है, 1789 फ्रेंच रेवोल्यूशन, 1804 नेपोलियनिक कोड, 1815 में नेपोलियन हार जाता है। फिर क्या आता है एक एरा हमारा 1815 से 1830 तक कंजर्वेटिज्म। फिर 1830 का जो रिवॉल्ट है वो क्या करता है, 1830 का फ्रांस को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बना दिया जाता है। आई होप दिस इज क्लियर। फिर हम क्या बात करते हैं 1830 से 1848, यहां भी रिवॉल्ट चलते हैं। फिर से क्या आता है, लिबरल नेशनलिज्म, आइडियाज को रेवोल्यूशनरी आइडियाज के साथ जोड़ दिया जाता है यहाँ पे, ठीक है। ये वो एरा है रेवोल्यूशनरी आइडियाज। फिर से जंग होती है, फिर से पेजेंट्स की लड़ाई होती है। इस टाइम पीरियड में बहुत सारे लोग अलग अलग मुद्दों पर लड़ाई करते हैं, हमने देखा यहाँ पे। मैं आपको फिर से एक बार दिखा देती हूँ, भूलना नहीं है, एक्टिव रिकॉल की आदत डाल लो यहाँ पे, ठीक है। द रोमांटिक, नहीं ये रहा, देखो हमारे पास न्यू कंजर्वेटिज्म एक आता है 1815 से 1830 वाला एरा। 1830 में टाइन टाइन फिश हो जाती है। 1830 में इसके बाद रेवोल्यूशनरीज की भी बात करते हैं। लिबरल नेशनलिस्ट सीक्रेट सोसाइटीज फॉर्म करने लग जाते हैं। कंजर्वेटिज्म को पछाड़ देने के लिए हमारे पास रेवोल्यूशनरीज आते हैं, जिसिपी मज्जीनी उनमें से एक हैं। ये सोसाइटीज बनाते हैं, सीक्रेट सोसाइटीज। फिर ये आइडियोलॉजी की बात थी। फिर से हम रेवोल्यूशंस पे आ जाते हैं 1830 टू 1848 में। हम फ्रांस रेवोल्यूशन की बात करते हैं, फिर बेल्जियम, और फिर ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की बात करते हैं। उसके बाद हम रोमांटिक फीलिंग, इमेजिनेशन की बात की हमने, हंगर, हार्डशिप, रिवॉल्ट की बात की। फिर 1848 में लिबरल्स की, फिर से 1848 के बाद क्या है, लिबरल्स का वो आता है दौर फिर से कि लिबरल्स क्या कहना चाह रहे हैं, यूनिफिकेशन, नेशनलिज्म, वो फेल हो जाता है। फिर यूनिफिकेशन कौन करवाता है, कंजर्वेटिव्स खुद कराते हैं जर्मनी का। और उसके बाद यहाँ पे इटालियन यूनिफिकेशन जब रेवोल्यूशनरीज नहीं करा पाते हैं तो किंग विक्टर इमैनुअल अपने हाथ में कमान लेते हैं, एंड ही एंड्स अप यूनिफाइंग इटली। उसके बाद ब्रिटेन की हमने बात की कि यहाँ पे कोई बगावत नहीं थी, यहाँ पे सिर्फ इंग्लिश डोमिनेंस के थ्रू चीजें होती गई। उसके बाद सिंबलिज्म की बात की है। फिर हम विजुलाइज करते हैं नेशन को एक फीमेल फिगर की फॉर्म में, एलिग्री, फीमेल एलिग्रीज की बात की गई है। इसमें फ्रांस और जर्मनी का एग्जाम्पल है हमारे पास। फिर ये है और हमारी पूरी स्टोरी लाइन ऐसे चलती है। आई होप दिस इज क्लियर, दिस इज प्रिटी मच क्लियर टू एवरीबडी। सब खुश होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे चैप्टर पढ़ने के बाद भी। आई होप इतना सबको क्लियर है। हमारे चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो अब मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रही हूँ, वो एक आइडियोलॉजी है जिसका नाम है नेशनलिज्म टू इंपीरियलिज्म का सफर। अब होता क्या है, जब ये सारे देश अब नेशन स्टेट्स बन गए, इनकी स्टोरी हमने पढ़ ली, अब क्या हुआ लोगों में, अब भी शांति से तो नहीं बैठ पाते हैं लोग। देयर वाज अ नॉक एट द डोर, तो शांति से नहीं बैठ पाते हैं लोग। तो लोगों में क्या हुआ, नेशंस में आपस में ये हुआ कि हम सुपीरियोरिटी दिखाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो व्हेन पीपल ट्राइड टू बी, नेशंस नॉट पीपल, जब नेशंस को ये लगा कि मैं इससे सुपीरियर हूं, मैं इससे सुपीरियर हूं, तो आपस में ही जब वो लड़ने की भावना आ गई तो उस आइडियोलॉजी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंपीरियलिज्म। तो दिस वाज द लास्ट थिंग टू द चैप्टर इस वर्ल्ड हिस्ट्री के में, नेशनलिज्म टू इंपीरियलिज्म की फीलिंग। और जब ये फीलिंग आई तो उसका रिजल्ट क्या निकला, आई होप आप सबको पता है। इट एंडेड अप नेशनलिज्म टू इंपीरियलिज्म,
ये किस में कन्वर्ट हुआ? इंपीरियलिज्म वो फीलिंग है जब नेशंस अपने से बड़ा सोचने की कोशिश करते हैं कि एक नेशन ए बी सी, अब ये दूसरे पे कंट्रोल पाने की जब कोशिश करते हैं, सुपीरियर दिखाने की कोशिश करते हैं, पावर का नशा चढ़ने लगता है कि मैं इस पे रूल कर लूँ, इसको नीचा दिखा दूँ, उसको इंपीरियलिज्म की भावना हम बोलते हैं। एंड जब ये इंपीरियलिज्म की भावना इतनी स्ट्रांग हो गई इन यूरोपियन कंट्रीज के बीच में, इट एंडेड अप इनटू अ वर्ल्ड वॉर। इसी से क्या हुआ? शुरुआत हुई हमारे वर्ल्ड वॉर की। व्हेन इंपीरियलिज्म overpowered the feeling of nationalism, it ended up into a world war. ये चैप्टर यही खत्म होता है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। सबको समझ आ गया है? अगर कोई डाउट है, कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, हमने ये रिकॉल भी कर लिया, रिवाइज भी कर लिया, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो। आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू गाइज। विद दिस आई से अ गुड बाय, आई टेक योर लीव। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, खुश रहो, ठीक है? शब्बा खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। अपना पढ़ाई करो अच्छे से, ठीक है? बाय बाय गाइज। आई होप यू विल स्टडी हार्ड।